audio jungle. हिंदगी हिंदी है जिंदगी। हिंदगी हिंदी है जिंदगी। मैं डॉक्टर विनोद प्रसून हिंदगी हिंदगी है जिंदगी समूह के इस आभासी मंच पर आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदगी के लिए निश्चित रूप से यह गर्व की बात है कि आप जैसे साहित्य साधकों की गरिमामयी उपस्थिति से यह विशिष्ट साहित्य साक्षात्कार श्रृंखला अति विशिष्ट बनती चली जा रही है। पहली और दूसरी कड़ी में आपका जैसा प्यार और सम्मान मिला है वह हिंदगी परिवार के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है और हमें विश्वास है आपका यह स्नेह, यह विश्वास हमें इसी तरह लगातार मिलता रहेगा। तो प्रस्तुत है आपकी लोकप्रिय साक्षात्कार श्रृंखला की तीसरी कड़ी, बाल साहित्य वर्तमान और भविष्य। और इस कड़ी में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सादगी से भरे व्यक्तित्व के स्वामी, ख्यातिलब्ध मूर्धन्य बाल साहित्यकार, उत्तराखंड के विज्ञान ऋषि, बच्चों के बेहद चहेते बाल साहित्यकार, विशेषकर विज्ञान को कथाओं में सहजता के साथ पिरोकर बच्चों तक पहुंचाने वाले परमादरणीय श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी से आदरणीय नमस्कार। आपका हृदय तल से इस आभासी मंच पर आत्मिक अभिनंदन है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और उपस्थित होता हूं। आदरणीय आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं और आज आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं तो स्वयं विद्यार्थी हूं, इसलिए जो है मैं खुद सीखने की प्रक्रिया में हूं ना। आपका बड़प्पन है आदरणीय, यही बड़प्पन होता है वास्तव में, इसी से हम अभिभूत हैं, आपके व्यक्तित्व से अभिभूत हैं। आपके व्यक्तित्व को और कृतित्व दोनों को नमन करता हूं सर। वैसे तो आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वे स्वयं में एक साहित्यिक संस्था है, किंतु कार्यक्रम की औपचारिकतावश मैं यहाँ उनके व्यक्तित्व व कृतित्व का संक्षिप्त रूप में परिचय दे रहा हूँ। श्रद्धेय श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी वरिष्ठ विज्ञान कथा लेखक हैं और विज्ञान के रहस्यों को साहित्य के रंग में रंग कर साहित्य रचते हैं। बहुत बड़ी बात है सर कि इस प्रकार साहित्य रचा जाना और जन जन तक विज्ञान को पहुंचा देना और विशेषकर बच्चों में लोकप्रिय बनाना। आपका जन्म नैनीताल जिले के कालागार गांव में 7 मार्च सन 1944 में हुआ। आपका गांव पहाड़ की चोटी पर स्थित है और आपने जो प्रकृति के रंग हैं ना, वे
बहुत ही निकट से देखे हैं। आपके जो साहित्य में वो प्रकृति के रंग जो दिखाई देते हैं, वो कहीं बचपन में जो समय बिताया है प्रकृति के निकट और जो अभी भी बिता रहे हैं, यायावर हैं आप, तो उसे महसूस किया जा सकता है। आपने कक्षा 5 तक अपने गांव की प्राइमरी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण की, फिर इंटर तक की शिक्षा ओखल कांडा से और उसके बाद उच्च शिक्षा डीएसबी कॉलेज नैनीताल से पूरी की। आपने वनस्पति विज्ञान में एमएससी और बाद में हिंदी साहित्य में एमए किया। इसके बाद पत्रकारिता में आपने पीजी डिप्लोमा भी पास किया। आपको बचपन से कहानियां पढ़ने व सुनने का बहुत शौक है। बाद में आप स्वयं कहानियां लिखने लगे, विज्ञान के रहस्य पढ़े। एमएससी करते समय विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के छात्र आप रहे हैं, तो विज्ञान के रोचक लेख भी लिखने लगे। आपने पत्र पत्रिकाओं के साथ रेडियो और टेलीविजन के लिए भी खूब लिखा, पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आप बच्चों और बड़ों दोनों के लिए लिखते हैं। करीब 3 दर्जन किताबें आप लिख चुके हैं और इसी वर्ष संभावना प्रकाशन ने आपकी पुस्तक प्रकाशित की है, कथा कहो यायावर। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे अनुभवों से भरी हुई यह पुस्तक होगी, ऐसा विश्वास है। केवल लेखन ही नहीं बल्कि इन्हें बच्चों और बड़ों को विज्ञान की कहानियां तथा लोक कथाएं सुनाने का बहुत शौक है और बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए दूर दूर तक जाते रहते हैं। अब तक करीब 1 लाख से अधिक बच्चों को कहानियां सुनाकर किस्सा गोई का रसास्वादन करवा चुके हैं। आपको अपने विशिष्ट लेखन और आम लोगों तक सहज रूप में विज्ञान की जानकारी पहुंचाने के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। मैं पुरस्कारों की सूची देख रहा था, अद्भुत, बहुत सारे पुरस्कार। और राष्ट्रपति महोदय के हाथों से प्रतिष्ठित आत्माराम पुरस्कार मिल चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के विज्ञान भूषण, हिंदी अकादमी दिल्ली के ज्ञान प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान लोकप्रियकरण जैसे राष्ट्रीय सम्मान से आप सम्मानित हो चुके हैं। बच्चों के लिए रोचक विज्ञान की पुस्तकों पर 2 बार भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार भी मिला है और भी बहुत सारे पुरस्कारों की सूची, एक लंबी सूची सर के नाम है। एक और बात यह कि आदरणीय मेवाड़ी जी को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से बहुत प्यार है। रंग बिरंगी चिड़ियां और तितलियां तो इन्हें बहुत ही पसंद हैं। प्रकृति और जीव जंतुओं का यही प्रेम इनके साहित्य में विविध रंगों में दिखाई देता है। आदरणीय, आपके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को मुझ सहित समस्त हिंदगी परिवार नमन करता है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखकर मैं कह सकता हूं कि यह साक्षात्कार सामान्य साक्षात्कार नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मेरा परिचय जो है वो मुझे थोड़ा संकोच होता है कि मेरे बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, क्योंकि नहीं, अद्भुत व्यक्तित्व और कृतित्व। देखिए, फेसबुक पर टिप्पणी आई है और मेरे हृदय गांव से आया हूं, इसलिए जो है जी। तो आगे मुझे क्या करना है आप बताइएगा। जी, और मैं एक बार दर्शकों से और कहना चाहता हूं कि यह साक्षात्कार सामान्य साक्षात्कार नहीं है। यह साक्षात्कार है साहित्य और विज्ञान की साधना करते एक ऋषि का। यह साक्षात्कार है उस सेतु का जो विज्ञान और साहित्य को एक दूसरे से जोड़ता है। यह साक्षात्कार है एक साहित्यिक प्रेरणा का, साहित्यिक अनुशीलन और साहित्यिक कर्तव्यों का। सामान्य साक्षात्कार नहीं है। यह साक्षात्कार है साहित्यिक कर्तव्यों का, दायित्व बोध का, एक साहित्यिक यायावरी का। कितने रंग इस साक्षात्कार में देखने को मिलेंगे, इससे हम अभिभूत होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आदरणीय, पुनः आपको यानी साहित्यिक संस्कारों से परिपूर्ण एक वैचारिक संस्था को नमन कर रहा हूं और आपसे साक्षात्कार आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं सर। जी, मुझे बहुत खुशी होगी और इस नेटवर्क से जुड़े हुए मेरे सभी साथी जो है उन सबको खुशी होगी कि आपकी मेरी बातचीत शुरू हो। जी, जी, धन्यवाद। आदरणीय, आज बाल साहित्य में आपके नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपकी आवाज इसलिए नहीं आ रही। आदरणीय, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही। नहीं, मुझे नहीं। त्रिलोक जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है सर। त्रिलोक जी, मैं इसको लगा के देखता हूं, देखें।
तो जी, मेरी बोलिएगा। आवाज़ आ रही है? जी, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है, इसमें तो त्रिलोक जी आ ने रही लिखा आ रही है। जी, जी। आदरणीय, हाँ, आज बाल साहित्य में आपके नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज हिंदगी से जुड़ा हर दर्शक, हर पाठक, हर प्रशंसक यह अवश्य जानना चाहेगा कि यहाँ तक पहुँचने के सफ़र का आरंभ कैसा था। विज्ञान वर्ग के मेधावी छात्र देवेंद्र से विज्ञान ऋषि देवेंद्र मेवाड़ी बनने तक का सफ़र। बाल साहित्य विज्ञान कथाओं के माध्यम से छा जाने का सफ़र। पहाड़ की चोटी पर बसे अपने गाँव काला आगर से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ऊँचाइयों तक एक अलग पहचान बनाने का सफ़र। साहित्यिक अनुशीलन का प्रतीक बन जाने का सफ़र। इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति कैसे एक संस्था में परिवर्तित हो जाता है, और साथ ही यह भी जानना चाहेंगे कि बाल साहित्य में विज्ञान कथाओं के सृजन की ओर आपका रुझान कब और कैसे बढ़ा था? आदरणीय। बहुत धन्यवाद विनोद जी। अ, मुझे तो खुद भ्रमित हो रहा हूँ कि इतनी बातें सारे उसके बीच कि मेरी ही बात हो रही है। और जी, जी। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है, और मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत, कि आप लोगों ने मुझ प्राचीन काल के आदमी को बुलाया। मैं प्राचीन काल से आ रहा हूँ आपके पास। लगभग 55 वर्ष पहले मैंने जी, जी। रचनाएं लिखना शुरू किया था। जी, तो जी, इसलिए जी। आधी सदी से अधिक समय बीत गया है, और आज इस पीढ़ी में आप लोगों से बातचीत हो रही है। जी, जी, जी। दूसरा यह है कि आपने प्रकृति और विज्ञान और साहित्य की बातचीत की। जी, तो उसमें मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि अ, उसकी जड़ें मेरे गाँव और जी, मेरे उस समाज में थी, उस भूमि में बिल्कुल। थी जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। जी, मैं बिल्कुल। इससे थोड़ी असुविधा महसूस कर रहा हूँ। 1 मिनट, क्या मैं जी, इसके बिल्कुल एक बार बिना हटाइए। बात करूँ तो? आपकी जी। आवाज़ लेकिन मुझे नहीं सुनाई दे रही, ऐसा कैसे करूँ मैं? अ, इसको हटा दीजिए सर, उसमें से हटा मैं दीजिए अपनी वो जो बात तो कर ही लैपटॉप में लगा लेता हुआ हूँ। है वहाँ से। तो मुझे जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जहाँ पैदा हुआ उसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं प्रकृति की गोद में पैदा हुआ। ये बिल्कुल एक सर। मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरे लिए मुहावरा नहीं, मेरे लिए एक सच्चाई रही। जी, जी, जी। क्योंकि जहाँ पर मैं जिस गाँव में मैं हुआ, जी, उस गाँव के चारों ओर घने जंगल थे, बहुत घने जी, जंगल जी। थे। और उन घने जंगलों से, आप जानते हैं कि जंगलों में चिड़ियाएँ रहती हैं, तितलियाँ जी, रहती हैं, वन्य जीव रहते हैं, जी, बहुत जी। पत्तियाँ बहुत सरसराहट करती हैं, सरगोशियाँ करती रहती हैं, हवाएँ खूब अच्छी चलती हैं, बादल खुद जंगल बुलाते हैं, वन बुलाते हैं, और वो बहुत सीधे उन जंगलों की ओर आते हैं। ये सब कुछ सुखद जो दृश्य था, वो जी, मेरे बचपन में हमें देखने को मिला। जी, उसमें पहाड़ की चोटी पर थे तो घाटी से किस तरह कोहरा उठ रहा है लगातार, सफ़ेद जी, जी। कोहरा चला आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा जिज्ञासाएँ थी, इतना सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन पूछूँ किससे? स्कूल जी, जाने से पहले तक जो मेरी इस प्रकृति की किताब को जो मैं पढ़ रहा था, प्रकृति की जी, किताब को पढ़ते हुए जो सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, उनके जवाब कौन दे? तो उनके जी, जवाब देने के लिए मेरी पहली जो शिक्षिका थी, वो मेरी माँ थी, जो खुद कभी स्कूल नहीं गई थी। वो जी, कभी जी, जी, स्कूल नहीं गई, और उन्होंने सिर्फ़ प्रकृति को उसी तरह देखा था जैसे मैं देख रहा था, जी, जी, और बिल्कुल। वो उसको अपने अनुभव से जानती थी। जी, उन्होंने जितना अनुभव किया था, तो इसलिए मैं बिल्कुल, चिड़ियों के बारे में पूछता, वो चिड़ियों से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाती थी। मैं बिल्कुल। बादलों के बारे में पूछता था, मैं बारिश के बारे में पूछता था, मैं फसलों के बारे में पूछता था। मैं जिस जी, जी, चीज़ के बारे में पूछता था, वो अपने अनुभव के आधार पर एक शिक्षक की हैसियत से मुझे समझाती थी। जी, 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 मेरा सौभाग्य सबसे बड़ा ये रहा कि जी, उन्होंने वो सब कहानियों के रूप में बहुत ही जी, एक जैसे आत्मीय और अंतरंग बातचीत होगी बच्चे के साथ, जी, उस तरह से जी, वो जी, सब बातें मुझे बताई। जैसे जी, आपको मैं उदाहरण दूँ कि जी, घुघुती आती थी, घुघुती फाख्ता हुआ, तो जी, घुघुती जी। आती थी, तो ये होता था कई बार छोटे बच्चे, वो हम लोग भी टोकरी लगाते थे ताकि वो आए तो हम रस्सी खींच लें और रस्सी चिड़िया खींचने उसमें और आ उसमें जाए, फिर आ उसको जाओ। जी, देखेंगे हम। जी, उसको देखेंगे। तो माँ ने देखा तो उसने बुला के कहा कि बेटे पता है तुम्हें,
ये चिड़िया जो है, ये घुघुती जो आई हुई है, ये अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई है। ये तो बच्चों जी, के लिए खाना जमा कर रही है, और जी, जब तुम लोग पकड़ लोगे तो बच्चे भूखे रह जाएँगे, उनको खाना कहाँ मिलेगा? और फिर जी, अगर जी, इसको तुमने कोई कुछ मारा, तो वो जाकर के शिकायत करेगी, मंदिर में जाएगी, वहाँ जाकर के कहेगी कि मैंने तो इन लोगों के लिए कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी इन्होंने मुझे पत्थर मारा। तो इसलिए जी, कभी जी, चिड़ियों को पत्थर नहीं मारना चाहिए, और कभी भी चिड़िया को जो है इस तरह दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम अपने लिए अपने खेतों में जाते हैं, खलिहान में आते हैं, अनाज बनाते हैं, अनाज के जी, दाने घर में लाते हैं, वैसे ही वो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो वो जी, जो प्रकृति की से जुड़ी हुई चीज़ें थी, उनकी जी। शिक्षा बचपन से मिलने लगी। गौरैयाएँ आती थी, एक घर में ही रहती संस्कार के थी, रूप अपने में घर के कितने बढ़िया शहरों संस्कार के बीच। जी, तो तो उन चीज़ों को पूछते हुए वैसे ही, तो ये चीज़ें जो हर चीज़ पूछता था और उसमें जो माँ उत्तर देती थी, वो जड़ें जो है प्रकृति की किताब से। इसलिए आपको जो विज्ञान और साहित्य की बात आप कह रहे हैं, जी, जब जी, जी, कोहरा उड़ते हुए और पहाड़ों के ऊपर छाए हुए बादलों को देखते हुए, जब बाद में सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ा कि जी, कैसे वो बादल जो है वहाँ से उठ रहे हैं, और जी, जी, अ, वह क्या वह कहती थी उसको बादल घर करके जो लाइन आती है जैसे, वो मुझे जी, लगता था ये तो मैंने देखा है बादल घर, क्योंकि जिन पहाड़ों की चोटियों से बादल हमारे यहाँ आते थे, तो जी, वो बादल घर अ, एकदम तस्वीर बन जाती थी उसमें से कि ठीक यही है करके। जी, जी, फूल हिल रहा है, हवा उसको झोंका हिला रहा है, जब निराला जी पढ़े, और मलयानिल पवन जब जो है जूही की कली को हिला रहा है, तो एकदम वो दृश्य साकार हो जाते थे मन में। तो ये जी, साहित्य का प्रकृति साहित्य और विज्ञान जब आगे बढ़ने लगा, तो ये जी, हुआ कि अच्छा घुघुती फाख्ता वो उड़ता कैसे है? लेकिन वो जी, उड़ कैसे जाता है? हम लोग तो नहीं उड़ सकते। या ये जी, कोहरा क्यों आ गया? ये कहाँ से आ गया? अब जी, अक्सर क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी को डपट दिया, आपने कहा कि नहीं, अरे हट ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? लेकिन मेरे साथ माँ के साथ सबसे बड़ी खासियत ये थी, वो उसके पास उनके जवाब होते। वो बिल्कुल ये सारे वहाँ से सारे कैसे प्रश्नों के ना जवाब बादल उनसे मिलते थे। जी, कैसे उठता है करके वो अपनी भाषा में वो बताती थी। तब आगे जाकर के जब पता लगा कि साहित्य में जितना खूबसूरत जी, कोहरे को और जो है उसके साथ बादलों को दिखाया, और कैसे पानी उठ करके और जाकर के आसमान में बादल बन जाता है और बरसता है। जब ये विज्ञान पढ़ा, तो जी, ये साहित्य और विज्ञान खुद ही जुड़ जाता है जुड़ गए। उसमें, जी, जी, कि इतने इतने सुंदर जो है इस सारे दृश्य जो हम देख रहे हैं, इस सब के पीछे हम जो जानना चाहते हैं, वो उसके पीछे छिपा हुआ है। जूही की कली अगर पढ़ रहा हूँ या किसी भी फूल की बात सुन रहा हूँ, तो जी, उसके बाद ये है कि फूल केवल फूल नहीं है। हमें जी, जी, और आनंद आता था कि अरे इसके भीतर तो पुंकेसर भी है, इसके भीतर तो स्त्री केसर भी है, और इसने जो रंग-बिरंगी इसके पंखुड़ियाँ हैं, ये तो भँवरे और तितलियों और मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए हैं, और वो आएँगे और इसका पराग जो है वो उनके पैरों पर, उनकी सूँड पर लगेगा, और उसके बाद वर्तिकाग्र पर लग जाएगा, स्त्री केसर पर लग जाएगा, और इनका ब्याह हो जाएगा। अब फूलों में विवाह कैसे होता है ये पता लग गया जी, इसमें से। जी, तो बिल्कुल। साहित्य से ही ज़रा-सा और आगे की जो जिज्ञासा है, जी, उसने मन में इतना घर कर लिया कि जी, मैं जो साहित्य में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि शुरू में तो सारा साहित्य के विषय ही पढ़ते थे हम लोग। तो जी, बिल्कुल। उससे थोड़ा-सा परे जाकर के अगर जानने की कोशिश की जाए, तो वो जी, जानकारी भी हमें मिली। तो इस जी, तरह से विज्ञान से मुझे वो जानकारी मिलने लगी। तो जी, अब हुआ क्या कि अ, ये जैसे कहा जाता है ना, पहाड़ में तो इस प्रकृति में पले-बढ़े व्यक्ति को अगर संवेदनशील वो व्यक्ति है, तो अपने आप कविता उसके भीतर बनती है। शायद बन हमारे जाएगी। यहाँ अधिकांश लोकगीत या और जगहों में भी, दूसरे जी, अंचलों में भी लोकगीत इसीलिए बनते होंगे क्योंकि वो प्रकृति में रहते हैं। तो जी, इन्हीं में रहते हुए हमने अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखना शुरू की इस तरह से। जी, लेकिन जब मैं ओखलकांडा जो हमारे सामने के पहाड़ पर इंटर कॉलेज था, वहाँ आया। इंटर कॉलेज में कक्षा 6 में एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ने लगा, और जी, तब विज्ञान की एक शिक्षा जो जिसको कहेंगे कि जो
हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से वो विज्ञान की शिक्षा शुरू हुई। वहाँ से कक्षा 6 से हम लोगों को पढ़ाने लगे। जी, तो वहाँ से पढ़ते-पढ़ते क्या हुआ कि बहुत ही अच्छा पुस्तकालय हमारे पास। आज जी, पता नहीं कितना स्कूलों में पुस्तकालय का महत्व समझा जाता है, लेकिन जी, हमारे समय तो पुस्तकालय इतना समृद्ध था। ये हमारा भी बिल्कुल, सौभाग्य था कि हमारे शिक्षक और हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष इस तरह के लोग थे। वो जी, इतनी किताबें होती थी कि हम एक-एक किताब लेके लगातार पढ़ते रहते थे। कई बार एक-एक किताब के लिए ही बहुत ये होता था कि भई कौन ले गया है, फिर जी, हम ले रहे हैं, ऐसे होता था। जी, कहानियाँ जब पढ़ना शुरू किया तो ज़ाहिर है कि प्रेमचंद सबसे पहले पढ़े और वहाँ तो जी, मानसरोवर के सारे खंड रखे, तो सारा मानसरोवर पढ़ रहे हैं। अब जी, धीरे-धीरे ये लगा कि ऐसा तो हमारे आस-पास भी होता है। ठीक है, जी, पहाड़ में एक अलग परिवेश है और समाज है और लोग हैं, लेकिन वो तो मिलता-जुलता है। हमारे यहाँ जी, भी जो है रात के अंधेरे में खेतों में जो है शियार से बचाने के लिए और चिड़ियों से बचाने के लिए मक्का के खेतों में और दूसरी फसलों को जैसे चिड़ियों से बचाने के लिए उसके लिए हम लोग भी जैसे उसकी रखवाली करते हैं। तो ठीक वैसे ही जी, पूस की रात का दृश्य जो है हमारे बिल्कुल, अपने दृश्य से जुड़ जाता था। वहाँ हल्कू याद आ रहा है, वो हल्कू बिल्कुल की यार, तरह कि हमारा कोई भी गाँव का हमारा कोई भी रिश्तेदार और मेरे ही घर के मेरे ही अपने चचा भाई या मतलब जो है पिता, वो हल्कू हो सकते थे। और उसके जी, बाद जबरा, जो वो इतना प्यारा कुत्ता जो है साथ में और जबरा साथ में, मनुष्य और कुत्ते का जो प्यार है, जो जी, हल्कू जी, और जबरा में जितना जितना प्यार दिखाया गया है, जैसे प्रेमचंद जी, ने दिखाया है, तो जी, लगता ही नहीं है कि वो कुत्ता है, वो तो साथी है एकदम। बिल्कुल, और किस तरह बिल्कुल से सही, आग जला रहा है, कूद रहा है, उससे कह रहा है ज़ेबरा चल तू भी कुछ कूद मार ले और थोड़ी-सी गर्मी तुझे भी आ जाएगी। वो जी, जी, तम्बाकू पीते हुए भी कहता है और ज़ेबरा चुपचाप देखता है कि भई तम्बाकू जी, आप ही पियो करके। जी, जी, ये जो चीज़ें थी, ये अपने आप जोड़ रही हैं देखिए, साहित्य को और जानकारी को। फसल जी, कौन-सी है, कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब जिज्ञासाएँ मन में घर करती चली गई और धीरे-धीरे इनके लिए अपने शिक्षकों से पूछ रहे हैं, अपने साथियों से पूछ रहे हैं, उसके बाद आगे पुस्तकालय से जो पुस्तकें मिल रही हैं, उनको पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सवालों के जवाब ढूँढते हुए विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ती चली गई। इसके और बाद एक बड़ी मज़ेदार घटना हुई। वो ये जी, हुई कि वहाँ हमारे पुस्तकालय में एक बार एक बड़ी शानदार पत्रिका आई। जी, वो 1960-62 के आस-पास जो है, वो छपनी शुरू हुई थी 1960 से। जी, विज्ञान लोक, आगरा से जी, छपती थी, बड़ी रंग-बिरंगी पत्रिका और देखा, जी, अरे! यही तो मैं सब जानना चाहता हूँ, इसमें तो सब कुछ वो दिया है। तो जी, उसी के माध्यम से मैं उनका पत्रिका का मेंबर बन गया और जी, जी, उसके जी, बाद अपने भी प्रश्न भेजे, वहाँ से जी, उत्तर मिले और उसके बाद विज्ञान जगत मिली देखने को, विज्ञान जगत में जी, कृष्णा दीदी जो है वो जवाब देती थी। ऐसा जी, लगता था कि हमारी भी पहचान है कोई वहाँ और अपने विज्ञान की जिज्ञासाओं की उत्तर खोजने लगे। तो जी, मैंने उन पत्रिकाओं में ऐसा मैं भी लिख सकता हूँ सोचकर, पहली जी, बार मैंने जी, विज्ञान के 2 लेख लिखे। उनमें जी, से एक का नाम था, अब साहित्य देखिए कहाँ से आया। जी, पहले जी, लेख का नाम था जानि शरद ऋतु खंजन आए। अब ये तो अच्छा, तुलसी का है। तो जी, और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विज्ञान के लिए कि ये विज्ञान चिड़ियाँ में क्योंकि जी, माँ बचपन से बताती थी कि जो मलया आ रहे हैं, ये जी, हिमाचल से आते हैं, हिमालय से आते हैं और जी, क्यों आते हैं माँ? इसलिए बेटा इनको भी तो ठंड लगती है। जैसे हम भी अब ठंड बढ़ जाएगी तो माल भाबर चले जाएँगे अपने दूसरे गाँव में। तो जी, ये जी, भी इनको ठंडा लगता है, ये भी तो यहाँ घाम ये भी आ तापने आ जाते जाती है। हैं। जी, तो ये घाम तापने आने वाली चिड़ियाएँ वो आगे चल के बर्ड माइग्रेशन पता लगा कि प्रवास क्यों जी, करते हैं पक्षी, ये जी, चीज़ बाद में पता लगी इस तरह से। तो जी, ये चीज़ जुड़ती चली गई, तो जानि शरद ऋतु खंजन आए, ये तो इसमें शीर्षक रखा। और दूसरा था शीत निष्क्रियता इस नाम से, वो जी, हमने पढ़ा था क्योंकि शब्द यही बताया गया था। तो जी, किस तरह से जब अथाह ठंड पड़ती है, चिड़ियाएँ तो घाम तापने आ गई, लेकिन जी, बाकी जीव जो वहाँ रहे वो क्या करते होंगे? वो तो क्या पता करते लगा हैं? ठंड से बचने के लिए वो गहरी लंबी नींद सो जाते हैं 2-3 महीने की, अपने बिलों में घुस के, मेंढक गायब हो गए, छिपकलियाँ गायब हो गई, कीट-पतंगे गायब हो गए, साँप गायब हो गए, ये सब के सब जी, सो गए।
और जी। शीत निद्रा में चले गए। जी। और उसमें एक कविता हमारी यहाँ अंग्रेजी की पुस्तक में थी वो, कि जी। किसी अंग्रेजी कवि की थी कि अब वो ठंडी हवा चलने लगी है, बेचारी अबाबील अब क्या करेगी? जी। बेचारा छुछुंदर अब क्या करेगा? ये सब। बाद में दिया था छुछुंदर तो अपने बिल में घुस जाएगा और जी। अबाबील जो है वो तो गर्म जगह को चली जाएगी। ये जी। देखा कि अरे यहाँ हम साइंस पढ़ रहे हैं और जी। वहाँ जो है विज्ञान का मतलब उत्तर मिल रहा है साथ। जी। जी। तो इस तरह से ये 2 लेख मेरे, और ये इलाहाबाद से छपती थी उन दिनों विज्ञान जगत, वहाँ मैंने भेजी और बड़ा जी। भावुक पत्र लिखा। देखिए उस अवस्था में जो होता है, मैंने बड़ा जी। भावुक पत्र लिखा संपादक को। जी। संपादक थे आर.डी. विद्यार्थी, और जी। मैं बहुत चौंका क्योंकि उन पुस्तकें हम लोग आगे बीएससी वगैरह में पढ़ते थे, उनका नाम जी। पता था कि ये नाम। उनको लिखा मैंने कि मैं हिंदी में विज्ञान लिखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथी या लोग, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी मज़ेदार दुनिया है विज्ञान की, कितने रहस्य हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते। मैं उनको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे लिखे हुए विज्ञान को छापेगा कौन? ये बड़ा मतलब भावुक पत्र लिखा। भावुक तो पत्र। उनका, जी। वो अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ाते थे, लॉरेटो कॉन्वेंट में शायद लखनऊ में। तो उनका उत्तर अंग्रेजी में आया और जी। उन्होंने लिखा कि मैं छापूँगा, तुम जो भी बहुत विज्ञान बढ़िया। पर लिखो मुझे भेजना और जी। मैं उसको प्रकाशित करूँगा, और ये बिल्कुल। कभी मत भूलना कि हो सकता है कल तुम स्वयं एक विज्ञान लेखक बनो। ये उसमें कितना और लिखा हुआ प्रेरक प्रेरक वाक्य हो तो गया और कितनी ये जो प्रेरणा है, मिली होगी वो इस निश्चित रूप से प्रेरणा इसने मिली होगी। इसने मेरे अंदर जी। विज्ञान लेखन की लौ जगा दी। मैं भी बहुत विज्ञान बढ़िया। लेखक जी। बन सकता हूँ। वो जी। कह रहे हैं, संपादक की चिट्ठी आई है, उन्होंने लिखा है। तो जी। मैं विज्ञान पर फिर नियमित लिखने लगा इस तरह से। जी। और इस इसी प्रेम। बीच प्रेमचंद, सुदर्शन और इन सब की कहानियाँ पढ़ के उसने कहा था बहुत पसंद थी मुझे। फिर हमारे कोर्स में बुद्धू का कांटा चलती थी तो हमारे हिंदी के हमारे माँ साहब जो थे वो इतने अच्छे थे कि जी। दूसरी कक्षाओं के बच्चे भी भाग के हमारी क्लास में आके बैठ जाते थे चुपचाप कहानी सुनने। वो कहानी सुनने के हम बह जाते थे हम लोग, ऐसे लिए। कहानी सुनाते थे। देव सिंह जी। एडी जी थे, जी। बहुत अच्छी कहानी जो है सुनाया करते थे। जी। 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 उसको सुनते हुए तो हम साहित्य में गोते लगाने लगते थे इस तरह से। जी। 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 तो तो इसका अर्थ ये है सर तो कि हिंदी पढ़ना भी के प्रति ज़रूरी है लिखने के लिए, अच्छा लिखने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है और सुनना भी पढ़ना बहुत बहुत आवश्यक है। ज़रूरी, आज आज बहुत क्या होता है ज़रूरी। कि सर लिखा बहुत अधिक जा रहा है, लेकिन पढ़ने में हाँ, संकोच है। पढ़ने के लिए कम समय दे रहे हैं। तो क्या इस पर एक अच्छा लेखक कैसे बना जाता है? पढ़ के बना जाएगा, सुन के बना जाएगा? सर इस पर कुछ प्रेरणा मिले? जी, सबसे बड़ी बात ये है, किसी भी लेखक के लिए और संपादक के लिए बहुश्रुत और बहुपठित होना ज़रूरी है। वो जी। बहुत अधिक सुने और जी। बहुत अधिक पढ़े, जितना ही बिल्कुल। अधिक पढ़ेगा। अब पढ़ जी। क्या रहा है? जैसे मेरे केस में आप लेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं बहुत अधिक प्रकृति को और अपने आस-पास की दुनिया को पढ़ता हूँ। पुस्तकें भी बिल्कुल, पढ़ता देखिए हूँ, बहुत पढ़ने पढ़ता का हूँ, पढ़ने की परिधि लेकिन व्यापक हो गई। मैं अपने आस-पास की दुनिया को भी उतनी ही गहराई से पढ़ता हूँ, जो सवाल जी। मन में आते हैं, उनके उत्तर खोजता हूँ, फिर किताबों की ओर लौटता हूँ, फिर किताबें पढ़ता हूँ, इंटरनेट ढूँढता हूँ, गूगल ढूँढता हूँ और उनके जवाब ढूँढता हूँ। तो इसलिए बहुत पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जी। एक चीज़ और बताऊँ इसमें बहुत मज़ेदार चीज़, जी। नहीं सर आपने हम जब पढ़ने की जो परिभाषा इस समय दी है ना, पढ़ने का परिधि जी, व्यापक हो गई है। आपने कहा मैं जी, प्रकृति को पढ़ता हूँ, मैं आस-पास के वातावरण को पढ़ता हूँ। वास्तव में पढ़ने की सच्ची परिभाषा यही है। जी। तो जी सर। पढ़ने का जो है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितना ही अधिक पढ़ा जाएगा, और जी। उसमें भी जब हम लिख रहे थे, तो जी। एक आदत थी जिसके लिए मैं विशेष रूप से नई पीढ़ी को ज़रूर कहना चाहूँगा। जी। हम, जैसे मानो मैं विज्ञान में लिख रहा हूँ, तो जी। विज्ञान में मैं उन सारे लोगों को पढ़ रहा हूँ जो उस दौर में लिख रहे हैं। उनको पढ़ के लिख रहा हूँ, वो उनको पढ़ रहा हूँ और उसके बाद मैं देख रहा हूँ और मेरा मन कर रहा है, मैं खो जा रहा हूँ। कभी जी। इतना अच्छा मैं भी लिख पाऊँगा, कभी इतना जी। अच्छा मैं भी लिख पाऊँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं जी। कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, साहित्य पढ़ रहा हूँ और वहाँ भी लग रहा है कि काश ऐसा मैं भी लिख पाता।
ये ये भीतर से मेरा उत्साह बढ़ा रहा है लगातार। तो बिल्कुल इसलिए लगातार ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने अग्रजों को पढ़ें। अपने बिल्कुल, अग्रजों को पढ़ेंगे, उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि सबसे बड़ा एक लाभ तो ये जो आज की पीढ़ी को समझना चाहिए, पहला जी, लाभ तो ये कहीं जो आप लिख रहे हैं वो लिख तो नहीं चुके। पता लगा कि आप उसकी बिल्कुल पुनरावृत्ति कर रहे हो, उसमें पुनरावृत्ति अंतर कर ही नहीं है। आपने जी, उससे अलग लिखना है। आप बिल्कुल, राह में आए हैं, आपने रास्ते को और आगे बढ़ाना है, इस राह पर आगे बढ़ना है। तो जी, वो तभी आपको पता लगेगा जब आप अपने अग्रज का लिखा हुआ पढ़ेंगे, पढ़ एक चीज़। लेंगे, दूसरी बिल्कुल, चीज़ ये है कि आप जिस तरह से जितना ही अधिक अध्ययन करेंगे, आपका सोच, आपका विज़न, आपकी दृष्टि उतनी ही विस्तृत होती चली जाएगी। अन्यथा संकुचित में रहेंगे, उतना ही जी, जान रहे हैं। किसी जी, ने कह दिया कि भूत होते हैं, आपने कहा हाँ, जी, होते हैं, होते हैं। इसके अलावा तो सुना ही नहीं कुछ। नहीं होते हैं बिल्कुल, वाला नहीं मिला कहीं। जी, जी, ऐसे ही मतलब डायन होती हैं। और पता जी, लगा कि तमाम देश में पता लगा कि सैकड़ों औरतें इसीलिए मार दी जा रही हैं कि वो डायन। जी, अरे डायन क्या होता है यार? आप वो जिज्ञासा से आप उसका पता तो लगाओ। आप जी, उसका बिल्कुल, मालूम कीजिए क्या ऐसा जी, कुछ होता है? और आखिर में जी, आपको पता लगेगा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा फिर कुछ होता ही नहीं, आपने किसी की जान ले ली, जी, जी, किसी को यूँ ही मार डाला आपने। तो इस तरह से जो है दीपावली के दिन आते हैं, पता लगा 5-5 लाख रुपए में उल्लू खरीद करके लोग उसकी बलि देके रात को पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी, जी, जी, उल्लू जी, जी, की बलि जी, देकर। जी, कोई पूछे, पहली बात तो ये जो 5 लाख में खरीद सकता है, आखिर कितना कुछ आपको पैसा चाहिए? आपके पास तो जी, इतना है कि आप 5 लाख में उल्लू खरीद ले रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा है। आप जी, कितना कितना अधिक मतलब आप क्या ये कोई मतलब जीवन जब पूरा हो जाता है तो ले तो कोई नहीं जा पाता, तो आप किसके लिए कर बिल्कुल, रहे हैं? जी, ये अगर आदमी सोच ले, समझ ले। बिल्कुल, दूसरी चीज़ ये है कि वो एक जो है संकटग्रस्त प्रजाति है, वो सारे उल्लू बेचारे खत्म हो रहे हैं। ये दुनिया केवल हमारी नहीं है, हमारे सभी साथ जीव प्राणियों प्रकृति की ने है, बिल्कुल इस माँ बात को समझना है। प्रकृति ने जो है माँ प्रकृति ने हमें बनाया है जैसे, ऐसे ही उन्होंने चिड़ियों को बनाया, जीव-जंतुओं को जी, बनाया, पेड़-पौधों को बनाया। हमारी साझी विरासत है, हमारी बिल्कुल, साझी संपत्ति है ये पृथ्वी। तो इसलिए हम ऐसा न करें कि हम किसी को खत्म ही करते जा रहे हैं, हमने चीता खत्म कर दी। जी, हमने सन 1956 में आखिरी चीते को गोली मार करके उसको भी खत्म कर दिया और आज है ही नहीं। आज बच्चे किताबों में देखते हैं, बेटे चीता ऐसा होता है। जी, दिल्ली जी, के बच्चे गौरैया ऐसी होती है, अब किताब में ही दिखा रहे हैं और कहाँ से दिखाएँ? जी, 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 वो गायब हो गई है यहाँ पर से। तो इसलिए जी, हमें प्रकृति के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिकतम प्रकृति के साथ रहें, उसके साथ चल सकें। वही हमें प्रेरणा देगी, वही हमें जो है हमारा साहित्य देगी, वही हमें हमारा विज्ञान देगी। अगर जी, उसे हम खत्म कर देंगे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, कल हमारे कुछ हाथ भी में नहीं कुछ भी रहेगा। नहीं रहेगा। जी, और एक चीज़ और बताऊँ आपको, जी सर, एकमात्र ये प्रजाति है जिसमें हम हैं, जानवरों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नाम मनुष्य है, जो स्वजाति को खत्म करने के लिए सारे तरीके खोज ले। जी, जी, बिल्कुल, उसने जो बिल्कुल, है उसने जो है 6 तारीख को हिरोशिमा में 1945 में इसी अगस्त में जो जी, उसने पहला एटम बम लिटिल बॉय डाला था, जी, 1,50,000 लोग खत्म हो गए। जी, उसमें दुर्भाग्य, उसके बाद नागासाकी में डाला, लगभग 75,000 लोग वहाँ खत्म हो गए। तो कितना जी, रौरव नरक बना दिया सब बना किसको? बिल्कुल, आपने अपनी बिल्कुल, प्रजाति को खत्म किया। आज अपनी प्रजा इतने हथियार इतने बड़े-बड़े बनाए जा रहे हैं, वो जी, किसके लिए? आप जी, देशों की सीमाएँ खींच दी, आप एक-दूसरे से युद्ध के हथियार पर सबसे ज़्यादा खर्च है। पता जी, लगा कि हर देश जो है युद्ध का के लिए हथियारों का खर्चा बढ़ाया चला गया। किस लिए? जी, आप केवल अपनी स्वजाति को समाप्त करने के लिए, इसलिए आत्महंता सभ्यता हमारी जो है, इससे जी, भी बचने के लिए हमें प्रकृति के करीब जाना चाहिए, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति प्रकृति से में सीखना कोई चाहिए। भी ऐसा जीव-जंतु नहीं है जो एक-दूसरे को मारने के लिए हथियार बना रहा हो। एक भी जी, नहीं, जी, आप कहीं भी छोड़, वो जी, अपना काम कर रहे हैं। 10-10 बिल्कुल, हज़ार चींटियाँ एक शहर में रहती हैं, एक को जी, भी उनमें झगड़ा नहीं होता है। वो सब जी, अपना काम कर रहे हैं, वो कैसे रहते होंगे?
उनसे सीखिए ना थोड़ा सा। बिल्कुल। इतने सैकड़ों हजारों मधुमक्खियां जो है छत्ते बना करके शहद बना रही हैं, वो जी, किस लिए? भले ही वो अपने लिए बना रही हैं, हम उसमें से ले ले रहे हैं, लूट ले रहे हैं, लेकिन जी, उनमें क्यों नहीं झगड़ा हो? वो आपस में बिल्कुल। कितने आपस में मिल के कैसे कर रहे हैं? तो जी, ये केवल मनुष्य वो कर रहा है। जी, मैं कहीं बिल्कुल विषय एक से भटक नहीं जाऊँ जी। इसलिए। साहित्य बिल्कुल आप आदरणीय बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं और जो साहित्य के क्षेत्र में हैं वे सब सुन रहे हैं और जो नवोदित रचनाकार हैं वे भी आपको सुन रहे हैं और एक आपने साहित्यकार का जो एक नैतिक दायित्व है उसको यहाँ पर प्रकट किया कि नैतिक दायित्व यह भी है कि जो रास्ते से भटक रहे हैं उनको सही राह दिखाई जाए, प्रकृति से जुड़कर चलने का आह्वान, इस प्रकार की जागरूकता बढ़ाने का आह्वान आदरणीय के द्वारा किया गया। मेरा प्रश्न अब आगे यह है कि बाल साहित्य और विशेषकर उसमें भी विज्ञान के गूढ़ रहस्यों, तथ्यों को बाल विज्ञान कथा में ढालते हुए, उसे बुनते हुए, बच्चों के उस स्तर पर उतरकर आपका सृजन होता है सर। वह बालमन में गहराई से उतर जाता है। मंच से जुड़े दर्शक यह अवश्य जानना चाहते हैं कि गहराई में उतरकर बच्चों के लिए कोई सामान्य विषय हो या फिर विज्ञान से जुड़ा विषय हो, उस पर आधारित मनभावन सृजन करने के लिए एक साहित्यकार को क्या करना पड़ता है? क्या ऐसा करना बिल्कुल सहज होता है या इसके लिए कुछ विशेष करना होता है? विशेष साधना करनी पड़ती है? इसके लिए कोई विशेष साधना नहीं करनी पड़ती है। जी, केवल इसके लिए यही श्रम केवल करना पड़ेगा कि जी, हम साहित्य के औज़ारों को लेकर के जी, विज्ञान को हल करने की कोशिश करें। साहित्य की कलम जी, से विज्ञान लिखने की कोशिश करें। कैसे जी, करें? इस तरह कि हम विज्ञान को सबसे पहली बात तो ये है कि विज्ञान जिस भाषा में बोला बताया जाता है, वो जी, अगर दूसरा समझ ही नहीं रहा है, तो उसका जी, क्या बिल्कुल। लाभ है? उसका क्या एक लाभ है? एक ऐश देहलवी हुए हैं, इसी दिल्ली जी, के शायर बहुत जी, जी, उनका एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे मंत्र की तरह इस्तेमाल करता हूँ जब भी मैं लिखता हूँ कुछ। जी, अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, जी, अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा जी। कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे। क्या तो बात है! इतनी क्या सरल बात है! अगर होगी, बहुत ही जी, जी, अगर जी, इतनी सरल अगर हम बना देते हैं, माने जी, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं जी, आपसे संवाद कर रहा हूँ, आप मेरी जी, बात समझ रहे हैं। अगर जी, अपना कहा आप ही समझे, मैं आपको एक जी, उदाहरण देता हूँ। प्रखंड से मृदा का प्रतिरूप एकत्र कर मृदा परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित कर देना चाहिए। जी। व्याकरण गलत नहीं है, शब्द गलत नहीं, सब कुछ शब्द गलत सही नहीं है, है, शास्त्रीय है, लेकिन बिल्कुल लेकिन शास्त्रीय है, लेकिन लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। नहीं समझ में आया कुछ जी, नहीं आया। ये जी, किसानों के लिए एक लेख लिखा गया है और जी। किसान से कहा जा रहा है कि मिट्टी की जाँच करानी चाहिए। तो इसको हम यूँ देखिए भी तो उसको कह सह सकते ल हैं, बिल्कुल मुट्ठी सहजता के साथ कह सकते हैं। मुट्ठी भर मिट मुट्ठी भर मिट्टी उठाइए, हथेली पर फैलाइए, उसे देखकर क्या आप उसके गुणों के बारे में बता सकते हैं? नहीं जी, जनाब, और साइंटिफिक बाहर से देखकर तो आदमी तक के गुणों का पता नहीं लगता, फिर बेचारी इस जी, मिट्टी की तो बिसात ही क्या है? लेकिन ये जी, वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें कई गुण होते हैं। ये जी, तेज़ाबी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, यो जी, अब बात समझ में आ रही है। तो हम जो है पहली बात कि हम उस भाषा का इस्तेमाल करें, हम जिस पाठक वर्ग के लिए लिख रहे हैं, वो उसको समझ रहा हो। विज्ञान जी, का जनरल लेखन के लिए बता रहा हूँ। मैंने जैसे किया मतलब मैं बताने की क्या कोशिश करूँ कि मैंने जैसे किया मैं वो बता रहा हूँ। तो जी, दूसरा ये है कि एक बहुत बड़े बाल साहित्यकार हैं, वो अंग्रेज़ी में और मलयालम में लिखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफ़ेसर शिवा दास। प्रोफ़ेसर अच्छा जी, शिवा दास जो है, उनका मैं एक बार एक व्याख्यान सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही। वो बात ये कही उन्होंने कि इफ नॉलेज इज़ डिफिकल्ट, चेंज इट टू लिटरेचर। अगर ज्ञान विज्ञान कठिन है, तो उसको साहित्य में बदल दीजिए। जी, ये दूसरा मंत्र है जिसको सदा याद रखता हूँ कि उसको कठिन अगर हम वैसा ही परोस दे रहे हैं, पाठक जी, नहीं पढ़ेगा, वो समझेगा बिल्कुल, ही नहीं। इसलिए बिल्कुल, उसको साहित्य में बदल दीजिए। तो जी, विज्ञान मैंने जैसे किया,
मैंने जी। विज्ञान नाटक के रूप में लिखा, मैंने कहानी के रूप में लिखा, मैंने गीत के रूप में लिखा, मैंने कविता के रूप में लिखा, मैंने साक्षात्कार के रूप में लिखा, मैंने जी। पत्र संवाद के रूप में लिखा। मतलब जितनी विधाएं हो सकती, मैंने जी। यहाँ तक कि जीवनी के रूप में भी लिखा, बहुत आत्मकथा सुंदर। के रूप में लिखा। तो ये जो विविधता है, अन्यथा विविधता सीधे अंग्रेजी में एक लेख पढ़ा और उसको उलट-फेर करके और हिंदी में हो गया और विज्ञान लेखन हो गया, विज्ञान लिख दिया आप, जी, विज्ञान साहित्य हो गया। नहीं, वो नहीं। वो ये नहीं। रही एक सामान्य विज्ञान लेखन की बात। अब जी, जी, कहानी की बात, कहानी के जी, लिए तो और मतलब जो है सचेत रहना होगा। वो जी, सचेत रहने की बात ये है, विज्ञान कथा के लिए कई लोग पूछते हैं जी, और 90-95% से भी अधिक लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान के किसी रहस्य को उठा के या उसमें डाल दो कहानी में और वो जी, विज्ञान कथा हो। वो विज्ञान विज्ञान कथा हो कथा गई। नहीं है। जी, विज्ञान कथा कैसी होनी चाहिए? जी, मैं ये टॉर्च मान के चलता हूँ। जी, टॉर्च का शरीर जो है वो साहित्य है। एक टॉर्च जो है वो साहित्य है। जी, पूरा आकार, प्रकार उसका जो उसके तत्व और सब के सब वो टॉर्च है। जी, उसमें जब तक हम बैटरी नहीं लगाएँगे, उससे जी, प्रकाश नहीं निकलेगा। नहीं उसमें निकलेगा। जो बैटरी लगा रहे हैं, जिससे प्रकाश पैदा हो रहा है, वो जी, विज्ञान है। वो टॉर्च विज्ञान। की संपूर्णता तभी है, वो प्रकाश तब देगी जबकि आपने उस टॉर्च में बैटरी लगाई है। जी, तो विज्ञान इस तरह से उसमें है कि आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े कि ये विज्ञान कथा है। इसलिए विज्ञान कथा है। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन विज्ञान कथाएँ हैं, उनके जी, आगे से विज्ञान नहीं लगाते लोग। दुनिया के अच्छा जी। बहुत बड़े साहित्यकारों ने भी विज्ञान लिखा है, विज्ञान जी, कथाएँ लिखी हैं, लेकिन वो विज्ञान कथाएँ नहीं कहते हैं। हिंदी में जी, भी बहुत लोगों ने लिखा है, वो विज्ञान जी, कथाएँ नहीं कहते, वो केवल जी, कहानी है, वो हिंदी कहानी। हिंदी जी, कहानी तब बनेगी जबकि जी, विज्ञान की केवल एक उसमें एक भीतरी रूप से बह रहा है। जी, अगर वो विज्ञान ना हो, तो वो जी, कथा बन ही नहीं सकती। बन ही नहीं अगर सकती। मैं सरोगेट मदर के बारे में सोच रहा हूँ, टेस्ट जी, ट्यूब बेबी तकनीक से एक बच्चा पैदा हुआ। एक तो ये हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को ही हम पूरा लिख दें, वो तो लेख जी, हो गया। दूसरा कहानी तो हमने बना रखी है, पात्र भी गढ़ लिए हैं और उसके जी, बाद उनमें संवाद भी डाल रहे हैं और उनमें जो है उनका चरित्र चित्रण वगैरह सब कर रहे हैं। जी, लेकिन उसमें सारा हम टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नीक भी बता, वो भी जी, कहानी मुकम्मल नहीं बनी। जी, जी, लेकिन जी, एक वास्तविक हिंदी कहानी अगर उसमें आ रही है, एक जो कि विज्ञान की इस चीज़ से कि कल क्या होगा? अरे आप समाज की ओर देखिए ना, आज जो जी, है एक माँ अपनी बेटी जो है वो जन्म नहीं दे सकती, उसका गर्भाशय खराब है। अपनी बेटी के लिए एक जो है भ्रूण अपने गर्भ में पाल रही है माँ। और माँ ने जी, उसको जन्म दिया। ये ये किस तरह की बात हुई? एक माँ ने अपनी बेटी के बेटे को या बेटी को जन्म दिया। ये जो जी, सामाजिक उथल-पुथल होगी, उथल ये जो जी, संबंधों में आपस में आप समाज की ओर देखिए, किसी भी विज्ञान के किसी भी विषय के जी, उस चीज़ को जब हम देखेंगे, लेकिन इसी जगह सामान्य अगर हम ले लें, कोई भी ले लेगा कि सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है? पश्चिम जी, में ही अस्त क्यों होता है? आधे जी। लोग तो ये मानेंगे ही नहीं क्षमा कि वो चाहूँगा सर, नहीं एक दर्शक निकलता। जुड़े हुए हैं। क्षमा चाहूँगा सर, हाँ, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं जब कोई ग्रहण लगता है, तो कुछ घंटे आगे और पीछे कुछ खाने या पूजा-पाठ नहीं करने देते हैं। हमारे पूर्वज नहीं करने देते हैं और पहले से ये मान्यता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? एक दर्शक पूछ रहे हैं और आदरणीय ओम प्रकाश क्षत्रिय जी जुड़े हुए हैं और लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। थोड़ा-सा देखिए आपको सर, समझ आएगा आपको भी कि नमन करता हूँ, लोग आदरणीय ओम प्रकाश दर्शनात्मकता जी। पर बात कर रहे हैं और ये जो जी, है जी, विज्ञान के उस तरह के नियमों पर बात होगी। लेकिन मैं संक्षेप में इसमें कहना चाहूँगा कि जी, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जिन पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लोग कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल। जी, क्योंकि वो पुरानी परंपरा उस रूढ़ि को अगर मन में बैठाए हुए हैं, तो उस पे बहुत जी, लंबी चर्चा बिल्कुल। हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये जी, तो आकाश के रंगमंच पर जी, केवल सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का अभिनय है केवल।
वो जी, आकाश के रंगमंच पर जब आते हैं, जब कभी एक सीध में हो जाते हैं, तो तब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन जी, ये बात तो पहले पता नहीं थी, और जिन्होंने जी, थोड़ा पता किया, जिन आर्यभट्ट ने छठी जी, शताब्दी में जिस तरह से रहस्यों का, आकाश के रहस्यों का, ग्रह नक्षत्रों का पता लगाया, हमने उनको जी, पीछे धकेल दिया, हमने कर्मकांड को आगे किया, और ऐसी जी, चीजें बहुत आगे आने लगी कि भाई खाना नहीं है, आपने पानी नहीं जी, पीना है, बिना नहाए जी, आपने कुछ नहीं करना, ये कर्मकांड में जी, आ गया। तो आर्यभट्ट अच्छा, की बात को क्यों नहीं सुना आपने? जिस जी, इतने जी, महान गणितज्ञ ने, इतने बड़े हमारे प्राचीन वैज्ञानिक ने काम किया, तारागनी गांव में जाके रातों को वो तारों भरे आकाश का अध्ययन करते थे, और किस तरह उन्होंने आर्यभट्टीय पूरा ग्रंथ लिख डाला, उसको क्यों नहीं जी, लाए आप सामने? उसको तो क्यों नहीं वो सामने, बिल्कुल, कमजोरियां हमारी हैं। हमने जी, रूढ़ियों को जो है, उसको एक अपना हमने लिया, भ्रम को वैज्ञानिक पाल लिया तथ्यों को उसमें छोड़ा, से। जी, इससे जी, कोई संबंध नहीं है, इस पर जी, चर्चा बहस का कोई मतलब ही नहीं उठता है, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के केवल वो एक सीध में आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब कैसे लग रहा है, उसकी स्थितियों पर निर्भर करता है, जी, जिसका सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं पिछले 40 साल, 45 साल से मैं और मेरा परिवार, हम लोग ठीक उसी समय चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और जी, बाहर गैलरी में भी निकल कर के खा लेते हैं, ताकि जी, क्या पता कुछ और लोग भी हमसे उत्साहित हों देख करके। तो जी, 45 साल में तो कोई उसका अंतर नहीं पड़ा, और विज्ञान सदा परीक्षा करके ही, परीक्षण परख करके ही किसी तथ्य को मानता है। तो आप उसको मान वास्तव में लीजिए, सर, आप आप करके वास्तव में देख विज्ञान ऋषि लीजिए। हैं, और जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था, उन्होंने भी आभार प्रकट किया है, आप वास्तव में विज्ञान ऋषि जी, हैं। जी, जी, बहुत ही अच्छा उत्तर। आपकी आवाज़ जी, जी, आवाज़ थोड़ा-सा और कम हुई है, तो अच्छा आवाज़ कम हुई, जी, 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 आवाज़ जी, में फिर थोड़ी-सी दिक्कत हुई है। जी, जी, जी। जी हाँ, अ, बोलिए। मेरा प्रश्न है कि बाल साहित्य के हाँ, वर्तमान एवं भविष्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? वर्तमान में लिखा जा रहा बाल साहित्य बहुत प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य रचा जा रहा है, लेकिन चुनौतियों से जी। गुज़र रहा है। और प्रचुर में आप की मुस्कान ने बता दिया सर कि आप क्या उत्तर देने वाले हैं। वास्तव में प्रचुर नहीं, मात्रा में रचा जा रहा है। आप भविष्य में इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं? आदरणीय। जी, जी। मैं आपने मेरी मुस्कुराहट पर ध्यान दिया, मुझे खुशी हुई। जी, जी, जी। जी, मैं इसलिए सोच रहा था, क्योंकि जी, है क्या कि प्रचुर मात्रा में साहित्य निश्चित रूप से रचा जा रहा है, जी, लेकिन उसमें कितना प्रतिशत ऐसा है जो कि बच्चों के लिए, वास्तव में बच्चों को समझ के जी, उनके लिए लिखा जा रहा हो? कहीं जी। ऐसा तो नहीं कि ये मुझे उलझन होती है, इससे क्या करूं? जी, आप बोलिएगा सर। अभी आपकी आवाज देखिए, तो थोड़ा सा आवाज ठीक करते हैं मुझे। बोलिएगा। जी। जी, मेरी हाँ, आवाज़ आ रही है? जी, जी, जी। जी, जी, अब आ रही है। तो जी, जी। होता क्या है कि क कहीं ऐसा तो नहीं कि रचनाकार ये समझ के चल रहा है, ये जो बच्चे हैं, ये कुछ भी नहीं जानते, जी, जी, जी। इसलिए इनके लिए लिखना ज़रूरी है। बच्चे जी, ऐसा करना है, बच्चों तुम ऐसा करोगे, ये जी, समझोगे। ये जी, बहुत पुराने समय की बात थी, जब बच्चों को नादान समझा जाता था, बच्चे नादान नहीं। सच जी, तो ये है कि साइंस वाले भी इस बात को नोट कर लेना चाहिए उन्होंने, कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तब होता है, जब वो बच्चा होता है। एक जी, बच्चे के भीतर जो जिज्ञासा होती है साइंस की, जी, चीज़ों को देखने की, ये तारे क्या हैं, ये आसमान क्या है, ये हवा ही, हम साँस कहाँ से लेते हैं, आती कहाँ से है ये? ये जी, पेड़ जो है, एक बीज छोटा-सा होता है, ये उग के इतना बड़ा क्यों बन जाता है? ये जी, हमको अनाज मिलता है, ये कहाँ से आया? क्या हमारे यहाँ सदा से, हमारे पुरखों से और हज़ार साल पहले से ये यहाँ होता रहा होगा? ये दूध कहाँ से आ रहा है? ये आलू कहाँ पैदा होता है? ये दुनिया भर की जो जिज्ञासाएँ हैं, ये जिज्ञासाएँ आज का बच्चा भी, पहले वाला भी जानता था, लेकिन पहले वाले को ये सिखाया गया था कि जो कुछ माता-पिता कहें, जो कुछ गुरुजी कहें, वो मान लेना है। हम लोग भी मानते थे। हम लोगों को जो बताया गया,
शिरोधार्य स्वीकार करें। आज का जी। बच्चा नहीं मानता, वो आज का सवाल जी, करता। आज का बच्चा इसलिए क्योंकि उसको हमने स्वतंत्रता दी है। वो जी, बच्चा आज पूछता है कि लेकिन वो कैसे होता? ये जी, क्यों होता है? जी, ये जो सवाल हैं उसके भीतर, ये जिज्ञासाएँ हैं, वो तमाम सवालों से भरा हुआ है बच्चा। जी, हम उस बच्चे की दुनिया की कहानियाँ या कविताएँ लिख रहे हैं या नहीं, सबसे बड़ी बात। हम बिल्कुल, उसको नादान समझ करके कुछ भी लिख दे रहे हैं और उसके पास डाल दे रहे हैं, वो भी एक जी, नज़र देखेगा, किनारे रख देगा। किनारे रख देगा। कालजयी बिल्कुल, रचना तो बच्चा तब भी किनारे बनेंगी, रख देगा उसको, बिल्कुल। याद रखने के लिए तो रचनाएँ तब बनेंगी, जबकि जी, बच्चे को लगेगा कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए। मैं इसे जी, पढ़ूँ, बिल्कुल। मैं इसे याद करूँ। ये जो जी, है, ये तब संभव होगा। और कालजयी जी, रचनाएँ चाहे आप पंचतंत्र को ही ले लीजिए। पंचतंत्र जी, किस भाषा में लिखा गया? जी, पंचतंत्र में किस तरह से क्या बताया गया? लेकिन जी, उस समय सीख भी दी गई, जो सीख बिल्कुल। आज अब वो समय नहीं रहा, जी, सीख या उपदेश देने का समय नहीं रहा, लेकिन वो वातावरण, वो देश-काल, वो सब कुछ उस समय का, वो जी, उसको लोकप्रिय बनाता है आज। आज बिल्कुल, के बिल्कुल। बच्चे की दुनिया कुल बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है। आज का जी, बच्चा जितना गैजेटों से घिरा हुआ है, आपका जी, टेलीविज़न पास में, उसके जी, हाथ में मोबाइल है, नहीं है जी, तो परेशान है। कई बच्चे बच्चे तो जीवन तक खत्म कर ले रहे हैं कि मुझे पास क्यों नहीं है कर। कितनी कितनी भयानक स्थिति है। जो बिल्कुल। विज्ञान के बारे में सोचेगा, उसकी दुनिया के बारे में सोचिए। बिल्कुल। दादा-दादी कहानी सुना देते थे। मैं जी, आपको बिल्कुल। अपने अनुभव से बताऊँ कि मैं कई जी, जगह जैसे कहानियाँ सुनाता हूँ, कुछ जी, माँ-बाप रुक कर के बाद में वो धन्यवाद देते हैं। हम इन्हें बताते थे कि दादा-दादी, नाना-नानी कहानियाँ सुनाते थे, तो जी, बच्चे कहते थे कैसे सुनाते थे? कैसे होता था? जी, क्या होता? जी, आज आपने इनको ये बता दिया है कि कैसे सुनाते थे करके। ये बच्चे बिल्कुल। शुरू से आखिर तक बैठे हुए हैं। अब इनको पता लग गया है कि कहानियाँ कैसे सुनाई जाती थी। दादा-दादी, जी, नाना-नानी कैसे सुनाते। तो जी, बच्चा तो जानना चाह रहा है। तो जी, इसलिए बच्चे को हम आज की दुनिया की, आज की परिस्थितियों की, दुनिया जितनी बदल गई है उसकी, पानी की जी, समस्याएँ आ रही हैं, पानी पर है। आज जो प्रकृति ने हमको साँस लेने के लिए जो एक पूरा मतलब उसकी जो मिकदार थी, जो जी, गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी सूक्ष्म मात्रा में जो गैस रखी थी, वो हमारे लिए साँस बनाई प्रकृति ने। हम उसमें साँस लेते थे, लेकिन आज तो उसमें नहीं ले रहे हैं। इस दिल्ली में जी, हम जो है गैस चैम्बर में हैं, 21% केवल ऑक्सीजन है और 78% जो है वो नाइट्रोजन है। आज तो बदल दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% कुछ होता था, वो तो बहुत बढ़ गया है। तो जी, हम खुद खराब कर रहे हैं अगर उसको, तो जी, उस माहौल में उस उसमें कैसे मतलब जो है समय बदल रहा है। अब हम लिखें कि शानदार उसमें ये था, वो शानदार बच्चा नहीं है। बच्चा सिरे से आप खारिज उसकी करेगा। जी, दुनिया बिल्कुल। को देखिए, आप हुँ, कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जी, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास वो जी, भर्ती किए गए हैं, जी, क्योंकि वो वो लघुशंका तक अपने कपड़ों में कर दे रहे थे। वो शौचालय जी, जाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका एक वीडियो गेम चल रहा है। वो जी, इतना मानसिक रोगी हो गए कि अगर जी, फ़ोन छूटेगा तो वो कुछ भी कर सकते कुछ भी हैं। कर इस सकते हैं, हद वास्तव तक में। एक गैजेट ने बीमार बना दिया बच्चे को, जी, तो फिर जी, इस स्थिति से हम कैसे बचाएँगे? जी, मेरे पास तो एक ही उत्तर है जो मैं हर जगह कहता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ या सब जगह जी, जाता हूँ, कि जी, हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम में हर हालत हफ्ते जी, में 1, हफ्ते में नहीं तो पखवाड़े में 1, नहीं तो माह में 1, हफ्ते में सबसे अच्छा है कि सप्ताह में 1 दिन बच्चों को प्रकृति में ज़रूर ले जाइए। उनसे मिलाइए तो आप पेड़ से। वो आपको बिल्कुल हवा दे उपयोगी रहा है, सुझाव है, ऑक्सीजन दे रहा उपयोगी है, आपको सुझाव। साँसें दे रहा है और आप जी, उसका नाम तक नहीं जानते, बताइए। उसमें फूल जी, खिले हैं, पलाश खिल गया है और आपको जी, पता तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जी, इसके अलावा जो है पानी बह रहा है, पानी साफ, गंदा क्या होता है? तितलियाँ उड़ रही हैं, कीट-पतंगे आ रहे हैं, किस तरह वो जी, फूल में परागण कर रहे हैं, बच्चा किताब में पढ़ने से ज़्यादा यहाँ सीख जाएगा। इसलिए जी, हमें बच्चों को सप्ताह में 1 दिन हर स्कूल के लिए नियम बनना चाहिए कि आप बच्चों को प्रकृति में ले जाएँगे और संभव हो बिल्कुल। साल में 1 बार उनको लंबे टूर पर ले जाएँगे। उन्हें दिखाइए सूर्योदय क्या होता है।
सूर्यास्त क्या होता है, आसमान बिल्कुल। में तारे हैं ये क्या है, इन तारों में से ग्रह कौन से हैं, ये इनमें केवल सितारे कौन से हैं, आकाश गंगा क्या है, जी, ये नदी जो बह रही है ये कितनी साफ है, ये प्रदूषित हो जी। गई है तो क्यों हो गई है, इसमें मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, ये सब अद्भुत, आप अद्भुत। वहाँ पर प्रकृति में समझ लेंगे। तो जी, इसलिए जो बिल्कुल। है प्रत्यक्ष ये अनुभव करेगा, बेहद अनुभूति ज़रूरी करेगा। आप जी, आदरणीय बच्चों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और 1 लाख से अधिक बच्चों को किस्सा गोई का आनंद दिलवा चुके हैं। दुर्भाग्य जी, की बात है कि आज वो किस्सा गोई जो है ना, वो धीरे-धीरे करके खत्म होती जा रही है, अपना अस्तित्व खो रही है। इसे कैसे जीवित रखा जा सकता है, क्योंकि आप किस्सा गोई से 1 लाख से भी अधिक बच्चों से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है जब जन्मदिन पर बच्चे आपको जन्मदिन की शुभकामनाएँ देते हैं। वास्तव में उस समय कैसा अनुभव होता होगा सर, कि इतने बच्चे आपको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं? और विनोद जी आपको बताऊँ मैं कि मैं जिन जगहों पर जाता हूँ, जैसे मैं मध्य प्रदेश के दूर-दराज इलाकों में, आदिवासी इलाकों में काफ़ी गया हूँ। वहाँ के आदिवासी स्कूल है, रेज़िडेंशियल स्कूल हैं, उनके 4-400 5-500 बच्चे एक साथ हॉल में बैठे हुए, उनके साथ बातें करना, उनके साथ जी, पूरे प्रकृति का वर्णन करना या उनको अंतरिक्ष की सैर कराना, सौरमंडल ले जाना वगैरह, तमाम तरह की कहानियाँ। उसके बाद वहाँ से जैसे मध्य प्रदेश के मंदसौर एरिया में जैसे चले गए, राजस्थान के जो है दूर-दराज करीब 150 किलोमीटर आगे जो है अजमेर से मसूदा और नगर करके दूरस्थ गाँव हैं उनमें, या अलीगढ़ के रास्ते अलीगढ़ से 17-18 किलोमीटर अंदर जाकर के एटा रोड पर वहाँ के एक छोटे से स्कूल में, इसके जी, अलावा उत्तराखंड के दूर-दराज पुरोला से लेके पुरोला में कमल नदी के किनारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों से सौरमंडल की बात करना। मैंने उनसे कहा पर्यावरण की कहानी सुनाऊँ या तुम लोग जी, मेरे साथ सौरमंडल में चलोगे, वहाँ जी, सूरज, चंद्रमा वगैरह सबसे मिलेंगे। वो कहने जी, लगे हम तो वहीं चलेंगे और वहीं छोटे बच्चे चलेंगे। जी, प्राइमरी स्कूल के और जी। वहाँ जो है भोजन माता खाना बना रही थी, वहीं हम लोगों ने दाल-चावल खाया और बच्चों ने इतना आनंद लिया, वो सब के सब सौरमंडल की सैर पर चले। सौरमंडल में, बिल्कुल अद्भुत, उन लोगों अद्भुत को सर। इतना जी, अच्छा लगता है उन लोगों को। इसी तरह से जगह-जगह जैसे देहरादून में एक स्कूल है, जिसको जी, 150 साल से ऊपर शायद 200 ही साल हो रहे हों, उसमें एक जी, उनियाल जी हैं, वो उसको चलाते हैं, उसके प्रिंसिपल हैं। उसमें हर बच्चा जो है, ऐसा बच्चा है जो घर से जिसका कोई अभिभावक नहीं, उसके जी, जी, माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक सारे उनियाल जी। जी, उस स्कूल में आप ये लगाइए कि एक बच्ची जैसे वहाँ पर घंटाघर के पास कोई भीख माँगती थी, उसको उनियाल जी उठा ले गए, उसकी माँ लड़ने को आ गई, किसी तरह से समझा-बुझा के, वो बच्ची 7वीं कक्षा में पढ़ रही है जब मैं गया था बस। जी, कुछ ऐसे हैं जिनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद वो बच्चे पहले वाले बच्चे छोड़ दिए, उनका जी, कोई जी, नहीं है कहीं। जी, या गरीब बच्चे जिनके पास कहीं भी जाने का कोई पढ़ने का कोई साधन नहीं, या जी, ट्रेन में भूले-भटके छूटे हुए बच्चे। जी, ऐसे ही सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं उसमें से। उन जी, जी, बच्चों के साथ बात करना, उनको कहानियाँ सुनाना, उनको ज़िंदगी की एक आस दिलाना कि ज़िंदगी जी, में तुम बिल्कुल, भी सब बिल्कुल। कुछ कर सकते हो। एक जी, बच्चा केवल रद्दी जो है कि दुकान में काम कर रहा था, किताबों की जल्दसाज़ी हो रही थी, वहाँ से जी, जाकर के वो जो है कितना बड़ा वैज्ञानिक बना। इस तरह की जी, प्रेरक कहानियाँ सुना करके उन जी, बच्चों जी, के जी, भीतर अद्भुत सर। ये प्रेरणा आती है कि अगर उन्होंने ये कर दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए मेघनाथ साहा के पास जूते नहीं थे। वो बिना बिना जूते के स्कूल जाते थे क्योंकि पैसे नहीं थे उसमें, जी, जी, या इतनी गरीबी में पले-बढ़े थे। तो वो बच्चों को ये लगता है कि वो तो हमसे भी खराब स्थिति में थे, फिर भी लेकिन आज हम धरती पर बैठे हुए तारों में कौन से तत्व हैं इसका पता लगा लेते हैं। तो ये जी, तो शोध जो है उसी मेघनाथ साहा ने किया, बिल्कुल जो कि उन्होंने वहाँ से किया। जी, जो कि कंसाई नदी को जो है नाव में देने के पैसे नहीं होते थे, जी, कंसाई नदी को तैर करके पार करता था और मिडिल उसने जब पास किया तो एक डॉक्टर की गाय को चारा-दाना देता था, गोबर साफ करता था, उसकी देखभाल करता था। वो डॉक्टर ने जी, अपने घर में रहने दिया था तब जाकर के। वो लोग वहाँ से आए। तो ये जब प्रेरणादायी कहानियाँ उदाहरण है, बच्चे सुनते हैं प्रेरणादायी उदाहरण है सर, तो आदर्श हैं वास्तव तो में। हाँ, तो इस तरह के पचासों कहानियाँ हैं।
उन बिल्कुल, कहानियों में बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलेगी। जीवनियाँ और आत्मकथाएँ जो है, वो बच्चों को बड़ी प्रेरणा देती हैं। जी, ये जो बच्चे कह रहा हूँ मैं 1 लाख सुनने में अचानक लगेगा, लेकिन जितनी जगहों पर मैं गया हूँ और जी, वहाँ 4-4 5-5 सौ बच्चे, मैं बड़कोट में था, यमुनोत्री के मार्ग में पड़ता है, बड़कोट उसमें जी, मार्ग में पड़ता है, और वहाँ पर पता लगा कि प्रिंसिपल साहब और 2 एक शिक्षकों ने उन्होंने कहा कि सुबह आप हमारे यहाँ आएँगे। 8 बजे मैं गया और जी, प्रांगण में जो है, जी, उनके फील्ड में 1000 बच्चे कतार लगा के बैठे हुए। उनको जी, जी, सबको मैं सौर मंडल की सैर पे ले गया, वो सब बच्चे जी, आनंद ले रहे थे उसका सब। जी, जी, तो जी, अगर बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं, ये काम जी, घर में होना चाहिए। घर से जी, ही शुरू होना चाहिए, हम बच्चों को समय दें। हम बच्चों को अगर मैं कुछ और क्षेत्रों में नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, मैं रहा, वहाँ बड़े-बड़े घरों में जाता था। वो लोग जी, प्रशासनिक पदों पर थे, बहुत ऊँचे पदों। उनके ड्राइंग रूम में आप देखते रह जाएँगे, इतना शानदार वैभव जी, था, लेकिन एक भी किताब नहीं थी। किताब थी ही नहीं। दुर्भाग्य है, आपके दुर्भाग्य। बच्चे पढ़ रहे हैं और वो जी, पब्लिक स्कूल में, शानदार पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जी, घर में ना आप मैगज़ीन पढ़ते हैं, ना आप किताब पढ़ते हैं, ना अपने जी, बच्चे को जी, दे रहे हैं, तो उसको जी, जी, सिखाएगा कौन? तो उनको आपके सिखाया पास समय नहीं है, किताब के पास तो समय है। कम से कम जी, आप समय नहीं दे सकते हैं, किताब तो समय देगी। किताब तो बिल्कुल, दीजिए उसको, वो जी, पढ़ेगा और उन कहानियों से जो है वो आगे बढ़ेगा। मेरे एक साथी थे, मैं चंडीगढ़ में नौकरी करता था, तो एक जी, साथी थे मैत्रो करके, वो बंगाल के, जी, कलकत्ता के थे। जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही एक बार। जी, एक बार हम बैठे हुए थे तो खिड़की से दिख रहा था, मैंने कहा कि मैत्रो साहब आपको पता है, ये कदम का पेड़ है। और ये जी, कदम पर कितना साहित्य में लिखा गया है, कितना जी, विद्यापति ने क्या-क्या लिखा है इसमें। नंदक नंद कदम्बक तर तर करके कैसे, मतलब क्या-क्या चीज़ें लिखी है, और कृष्ण और राधा की कितनी कहानियाँ से जुड़ी हुई हैं, ये सब जी, के सब। तो वो कहने लगे कि एक बात है, अगर हम अपने बच्चे को कहानियाँ पढ़ने को देते हैं, कविताएँ पढ़ने को देते हैं, मतलब साहित्य अगर पढ़ने को दे रहे हैं, जी। वो बच्चा कभी अपराधी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल, उनका वो तो कहना संस्कार है। ही मुझे साहित्य के बड़ा तो मेरे संस्कार ही आदरणीय ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं उन्होंने बन पाएगा उन्होंने अपराधी, कहा एक कि अच्छा इंसान बनेगा। अगर साहित्य ने उसकी संवेदना जगा दी, वो जगा दी, कभी बिल्कुल, क्रिमिनल नहीं बनेगा, वो नहीं कभी बनेगा, अपराधी बिल्कुल, नहीं बनेगा। इसलिए हमें बच्चों को कहानियाँ और कविताएँ पढ़ने को देनी चाहिए। ये वो बिल्कुल। कहते थे। मैं उनकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल, जी, बहुत जी, ज़्यादा। बिल्कुल, और बिल्कुल। आदरणीय इसलिए जो है मंजरी जी जुड़ चुकी हैं और बहुत सारे शिक्षक साथी भी जुड़े हुए हैं और आदरणीय जैसी सलाह दे रहे हैं कि निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन अगर हम करते हैं विद्यालयों में अगर बच्चों को सुनवाते हैं और किस्सा गोई का एक फिर से वहाँ पर शुरू किया जाए इस प्रकार की परंपरा एक डाली जाए स्वस्थ परंपरा तो निश्चित रूप से बच्चे कहीं जुड़ेंगे। अ, सर क्या ऐसे आयोजन विद्यालयी स्तर पर अगर करवाए जाएँ पूरे देश में और विदेशों में इस प्रकार के आयोजन हों, तो क्या जो बच्चे हैं वो कुछ सीखेंगे, एक संस्कार ग्रहण करेंगे, साहित्य के संस्कार? और जैसा अभी आप कह रहे थे कि साहित्य तो सामाजिक सरोकारों से जोड़ता है, सौहार्द से जोड़ता है, संवेदनशीलता से जोड़ता है और स्नेहिलता से जोड़ता है, अद्भुत है साहित्य। तो क्या इस प्रकार के आयोजन विद्यालयों में होने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं। जी, जी, आदरणीय। मैं ये पुस्तक दिखा रहा था, ये है जी, कहो कथा कहो यायावर, जो मेरी अभी नई पुस्तक आई है। ये पुस्तक ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि जी, इस पुस्तक में भी मैंने लिखा है, क्योंकि ये मेरी उन यात्राओं पर है। ये जी, उन लाख बच्चों को जो मैंने जाकर के उनके साथ संवाद किया है, उनसे बातें की हैं, ये उन जी, यात्राओं पर आधारित पुस्तक है। तो जी, होता क्या है विनोद जी, आपको बताऊँ मैं जी, कि किस्सा गोई या दास्तान गोई में दास्तान जुड़ी रहती है। दास्तान से 1 से 2 से 3 से 4, जी, जी, वो जी, लंबी कड़ी होती है। जी, किस्सा गोई में हम किस्से सुना रहे हैं सारे, और जी, हमारे देश में जो कहानी जिसको आज हम कह रहे हैं जी, या उपन्यास कह रहे हैं, ये विधा विदेश से आई। ये जी, हमारी नहीं है विधा। जी, हमारे यहाँ बता दीजिए कहीं से अगर हो तो, कहीं नहीं। हमने कहानियों जी, से नहीं शुरू किया, हमने किस्सों से शुरू किया। किस्सों हमारे यहाँ किस जो कहानी बनी, वो या तो काव्य,
शुरू से ही हमारे यहाँ कविता ने जन्म लिया और उसके जी, बाद किस्सा गोई ने जन्म लिया। किस्सा गोई नाम हमारा फिर उर्दू में उसमें हो गया। जी, लेकिन जी, किस्से जिसको हम कहानी सुनाना कहते थे, जो जी, दादी नानी की हम बात करते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक बहुत ही दीर्घ और बहुत ही पुरानी परंपरा है। तो जी, हमें क्यों नहीं हम उसी विधा को लाकर के कहानी कहने का अपना अंदाज भी वो रखें, जिससे बिल्कुल। कि बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो सब उसको पसंद करेंगे ना, वो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। होता क्या जी, है, मैंने क्यों शुरू किया? मैंने तो कहीं ट्रेनिंग ली ही नहीं, कुछ नहीं। तो जी, 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 मैं क्यों करने लगा अचानक? मैं इसलिए करने लगा कि मैंने देखा जहाँ भी किस्सा-गोई हो रही है, जी, उसमें वो राजा-रानियों की होती है, वो शहंशाहों की होती है, वो नवाबों की होती है, वो ज़मींदारों और साहूकारों की होती है, वो जी, पुराने तौर-तरीकों की, उन गलियों की और उन तरह-तरह के खाने, इन सब चीज़ों की होती जी, है। लेकिन आज की बात तो कोई कर नहीं रहा है, विज्ञान की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। और फिर जी, जब मैं विज्ञान कहता हूँ तो साहित्य उसमें समाहित है, हाँ। समाहित है। जी, विज्ञान और विज्ञान साहित्य की बात तो कोई कर नहीं रहा है। तो जी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये कहानियाँ सुनाऊँ, क्योंकि जी, वो उनसे कम रोचक नहीं, जी, किसी भी बिल्कुल। राजा-रानी से उसकी कहानी से रोचक कम नहीं है। निस्संदेह, निस्संदेह एक याद है। एक फेबर करके एक वैज्ञानिक में हैं, उनका एक कथन है जी, कि ये इतिहास हमें बताता है उन निर्मम अत्याचारी राजाओं की कहानियाँ, जो लड़ाई के मैदान में हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन ये इतिहास हमें नहीं बताता कि जो रोटी का कौर हम सुबह और शाम अपने मुँह में लेते हैं, वो जी, गेहूँ कहाँ से आता है? ये उनका कथन है उस चीज़। जी, जी, तो जी, जी, ये जो चीज़ है, हमें बच्चे को ये भी तो बताना है। हम वो हमारा बच्चा नहीं जानता है, जब यहाँ शहर में पूछते हैं आलू कहाँ लगता है, उन्हें लगता है सेव की तरह या आड़ू खुबानी की तरह कहीं पेड़ों में लगता हो, क्योंकि उस बच्चे जी, ने देखा ही नहीं, उसको पता नहीं। नहीं दी। आप जी, बिल्कुल। आप मूँगफली पूछ लीजिए, जी, कितना रोमांच होता है बच्चों को सुन के कि मूँगफली का फूल तो बाहर लगता है और जी, मूँगफली तो ज़मीन के अंदर होती है, ऐसा कैसे जी, हो जाता है? जी, जी, कौन उस जी, फूल को सिखाता है कि वो फूल बाहर खिलता है, परागण जी, होता है और उसके जी, बाद वो मूँगफली बनने के लिए धरती में घुस जाता है और अंदर जी, जी, जाकर के फली बनती है। जी, किसी को नहीं मतलब नहीं, ये चीज़ जो है, जी, ये ज्ञान कौन देगा? ये कौन बताएगा? जी, जी, किस्सा-गोई में इसमें इसीलिए जी, ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। मैं आपको बिल्कुल। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे जी, मैं पर्यावरण की कहानी कहने के लिए मैं उसमें ये नहीं बताता हूँ पेड़ बचाओ, ये करो। जी, मैं उनको टाइम मशीन में ले जाता हूँ। जी, वो जी, जी, प्रोफ़ेसर जो है प्रोफ़ेसर गजानन की टाइम मशीन। जी, लेकिन उस कहानी की शुरुआत असली कहानी से हुई। जी, दोस्तों मैं जानते हो मेरा गाँव एक घने जंगल के बीच में है। प्रकृति की गोद में मैं रहता था। पता है बचपन में जब जो है हम लोग उठते थे सुबह तो पता है कौन उठाता था हमें? अब हमारे यहाँ खूब सारी गौरैया ची 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 करके गौरैया बोला करती थी और उसके बाद जैसे मुर्गे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ मुर्गे नहीं होते थे, हमारे यहाँ जी। तीतर बोला करते थे, 3 तोला तितरी, 3 तोला क्या तितरी, अद्भुत, 3 अद्भुत! तोला तितरी ऐसे आवाज़ें जी, जी, आती थी और अद्भुत! उसके जी, बाद जो है दिन में जो है हमें बड़ी अच्छी आवाज़ सुनाई देती थी घुघुती की, जी, कुरूरू, कुरूरू ऐसे वो बोला करती थी जी, और जी, शाम को पता है शाम को तो मैनाओं की जो है उनकी बैठक होती थी। जी, वो जंगली गुलाब की बड़ी-बड़ी झाड़ियों पर सैकड़ों मैनाएँ आ जाती थी, सिटौले और वो मैनाएँ आकर के वहाँ जाने दिन भर की क्या-क्या कहानियाँ कहती रहती थी, आपस में बातें करती थी। चे चे चो 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 चा चो 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 चा चो 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 इतनी जी, बातें बहुत करती थी सुंदर। हमें समझ ही में नहीं आता था और जी, उसके बाद पता है अंधेरा घिरने लगता था और जी, अंधेरा घिरने पर क्या होता था, कहीं जी, दूर से अंधेरे में एक आवाज़ आती थी, हुआ, 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 हुआ। फिर जी, किसी जी, दूसरे कोने से आवाज़ आती थी, हुआ, जी, हुआ, हुआ, फिर कहीं और से आती थी, हुआ, हुआ, जी, हुआ और थोड़ी देर के बाद पूरा गाँव जो है वो हुआ, 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 हुआ की आवाज़ों से भर जाता था।
इतने अद्भुत। सियार होते थे जी, हमारे यहाँ, जी, इतने सारे सियार होते थे। और उसके बाद जो है कितनी सारी रंगीन तितलियां होती थी, हम उनके जी, पीछे भागा करते थे। इतनी सारी चिड़ियाएं हमारे यहाँ, पता है, बसंत होता था तो तब एक चिड़िया आ जाती थी हमारे जंगलों में, बोला करती थी कुकू 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 कुकू, ये आ जाती थी कुकू। और उसके कुछ दिन बाद हमारे जंगलों में काफल पकते थे और जी, दूसरी चिड़िया आ जाती थी, काफल पाक हो, काफल पाक हो, काफल पाक हो, काफल क्या पाक हो, बात! ऐसे बोला जी, जी, करती जी, थी। और जी, उसके बाद जो है हमारे यहाँ नीचे घाटियों में जो है सदा जो है कुछ चिड़ियाएं ऐसे बोलती थी ना, न्याहो 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 न्याहो। तो मेरे तो कानों में हर समय उनकी आवाजें गूंजती हैं, मुझे वो तितलियां दिखाई देती हैं, मुझे वो रंग बिरंगी चिड़ियाएं दिखाई देती हैं। लेकिन क्या करूं, फिर मेरे माता पिता का तबादला जो है, उनका ट्रांसफर हो गया दिल्ली, और हम दिल्ली आ गए। और दिल्ली में मैं बड़ा उदास रहता था। और जब मैं कक्षा में बैठा रहता था और उदास दिखता था तो मेरे कुछ दोस्त बन गए। उसमें जी, एक सौरभ था, एक मनु था, एक मानसी थी और एक विजय था। उन लोगों ने मुझे दोस्त बना लिया और वो कहने लगे, तुम हर समय मुँह लटकाए रहते हो, उदास क्यों रहते हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं मेरे गाँव में गाँव की मुझे बहुत याद आती है। मेरे गाँव में इतने चिड़ियाएँ थी, इतनी तितलियाँ थी, इतना सारे वन्य जीव थे जंगलों में, और वो सब यहाँ तो कुछ है ही नहीं कोई चीज़। कहने लगे, अरे कोई बात नहीं, ये तो कोई समस्या की बात ही नहीं। इस बार इतवार को चलेंगे ना, इस बार संडे को चलेंगे और हम तुम्हें यहाँ चिड़ियाघर में ले जाएँगे। तुमने देखा है चिड़ियाघर? मैंने तो देखा नहीं था। तो मैं रविवार को उनके साथ जो है चिड़ियाघर गया और चिड़ियाघर में उन्होंने मुझे चिड़ियाघर दिखाया और सारा अंदर घूम करके जब बाहर आए, बैठे, मैं फिर उदास हो गया। वो कहने लगे कि तुम फिर भी उदास हो, चिड़ियाघर जी, दिखा दिया, सारे जानवर तो देख लिए। दिखा तो लिए। मैंने उनसे कहा, पता है उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि ये सब तो पिंजड़ों में बंद हैं, सारे जी, घेर रखे हैं उसमें से कटीले तारों से। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होते। हमारे यहाँ तो चिड़ियाएँ आसमान में उड़ती हैं सारी, और जहाँ उनका मन करता है आके बैठ जाती हैं उसमें से। हमारे यहाँ जानवर जंगलों में रहते हैं। हमारे यहाँ सियार और जितनी तरह के दूसरे जीव-जंतु हैं वो तो खुले घूमते हैं। तो यहाँ तो सब बंद हैं, उनको तो कैद कर रखा है। जी, हालाँकि जी, तो फिर तो ये तो चिड़ियाघर है इसमें। मैंने कहा कि लेकिन चिड़ियाघर में उनको आज़ाद न देख कर के मुझे बहुत दुःख होता है। इतनी देर में देखा कि एक अंकल चले आ रहे थे हमारी ओर, पता है? वो जी। अंकल जो है उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी, मुझसे थोड़ा और बड़ी दाढ़ी ना ऐसे, और क्या बड़े-बड़े बाल, और आके कहने लगे कि अद्भुत! दोस्तों क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? हमने कहा हाँ जी, अंकल आइए। वो कहने लगे मैं प्रोफ़ेसर गजानन हूँ। जी, हमने कहा कि आपसे मिलके खुशी हुई अंकल, हम आपको जी, अंकल ही कहेंगे। बोले हाँ जी, ठीक है। अच्छा क्या चिड़ियाघर देखने आए? हाँ अंकल चिड़ियाघर देखने। अच्छा कैसा लगा? हमने कहा ठीक लगा, लेकिन ये हमारा दोस्त जो है ये तो उदास है, इसको अच्छा जी, नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इस ये कहता है सब कुछ बंद है, उनमें कोई भी आज़ाद नहीं है, सारे जानवर पिंजड़ों में बंद कर रखे हैं, कमरों में बंद कर रखे हैं। जी, अच्छा चलो ये बताओ तुमने चीता देखा? जी, चीता? सौरभ हँसा, वो हमारी बड़ी कक्षा का दोस्त था। वो कहने लगा जी, चीता तो है ही नहीं भारत में। तो जी, हमने कहा कि चीता? वो उन्होंने पूछा कि चीता क्यों नहीं है? तो हमने जी, कहा कि वो तो मार दिया था 1956 में, आखिरी चीता भी मार दिया गया था, तो भारत में अब चीता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा दोस्तों तो तुम कैसे जानते हो? कहाँ देखते हो? हम अपनी किताब में देखते हैं। तो अगर कल हम जो है इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये तो सब किताबों में चले जाएँगे। ये तो जी, किताबों में ही रह जाएँगे, हमारे पास कहाँ रहेंगे। लेकिन अगर तुम देखोगे ना चीता, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतना शानदार जानवर जो है ना, तुम देखते ही रह जाओगे। हमने कहा हम देखते रह जाएँ, हम कैसे देखेंगे? चीता है ही नहीं तो हम कैसे देखें? तो उन्होंने बड़े रहस्यमय अंदाज में कहा देख सकते हो, तुम लोग तो अपनी कक्षा में डेयर डेविल्स कहलाते हो ना। हमने कहा आपको कैसे पता? वो कहने लगे मैं तो टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं तो काल यात्री हूँ, सब जगह जाता रहता हूँ, मैंने तुम्हारी क्लास में भी देख रखा है, तुम लोग डेयर डेविल कहलाते हो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें चीता दिखाऊँगा। आपके पास है, आपने पाल रखा है। नहीं, जहाँ चीते होते हैं वहाँ चलेंगे। मैंने कहा कहाँ होते हैं?
उन्होंने कहा अतीत में, पास्ट में, हम लोग अतीत में जाएंगे ना, भारत में तो हजारों चीते थे, गैंडे होते थे, पंजाब में भी कितनी जगह सारे हाथी कितने हजारों लाखों होते थे। वो कहले कि आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल, हम कैसे अतीत में जा सकते? कहले जा सकते हैं, मेरी टाइम मशीन में। टाइम मशीन? और ये कहाँ होती है? सौरभ ने फिर कहा, उसने कहा टाइम मशीन तो होती ही नहीं है, जी आज तक दुनिया में बनी ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा 1903 से पहले क्या हवाई जहाज था? जी हमने कहा नहीं, हवाई जहाज तो नहीं था। तो फिर 1903 में राइट ब्रदर्स ने जब पहली केवल ऐसे उड़न खटोले में एक उड़ान भरी थी ऐसे, तो वहां से जहाज की शुरुआत हुई। आज तो आपके पास हवाई जहाज हैं, जेट है, रॉकेट हैं, और कहाँ हम ग्रहों नक्षत्रों तक जा रहे हैं। तो फिर टाइम मशीन नहीं थी, लेकिन मेरे पास है। मेरी अपनी प्रयोगशाला है, जंगल में रहता हूं मैं, तो मैंने बना ली है। हमने कहा अच्छा, तो फिर कहाँ है? उन्होंने एक रिमोट जैसा निकाला और उसमें बटन दबाया। हमने देखा सामने झाड़ी के पास साबुन के बुलबुले की तरह से एक गोल जो है कोई जी चीज हम पर थी। कहने लगे वो है मेरी टाइम मशीन, तुम लोग आओ, हम जल्दी आकर के तुमको मैं यही छोड़ दूंगा। हम लोग गए, उन्होंने एक और बटन दबाया, उसका दरवाजा खुला। भीतर हमने देखा कि खूब सारी जगह थी। हम लोग वहाँ कुर्सियों में बैठ गए, सामने उनके तमाम बटन लगे हुए थे सारे। और उसके बाद उन्होंने बटन बंद किया और उसके बाद वो उस धीरे धीरे ऊपर उठा। हम तो नीचे देख के डरने लगे, नीचे सारा शहर दिख रहा था। और अचानक ऐसा लगा कि हम किसी अंधेरी सुरंग में चले जा रहे। जी ऐसे बड़ी मजेदार कहानी है, आगे मैं बिल्कुल। इससे ज्यादा अभी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये अद्भुत वो अद्भुत जाते किस्सा कहाँ गोई। वो जाते हम कहाँ हैं सभी आपको तो मतलब पता दर्शक भी लगेगा। जुड़े हुए हैं, वो भी टिप्पणी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अद्भुत किस्सा गोई है। और कोई वहाँ कह रहे हैं, ओम प्रकाश क्षत्रिय जी जुड़े हुए हैं और शालिनी जी जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे जो बाल साहित्यकार हैं वे जुड़े हुए हैं और शिक्षक साथी मैं जुड़े हुए उनको हैं। अद्भुत सबको सर। नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। जी, जी, जो साथी जुड़े हुए हैं मैं उन सबको जी, प्रणाम करता हूँ। जी, और मैं बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, जी, आपकी बात सुन रहे हैं, इसलिए बहुत आभार। तो विनोद जी, जी, और जी, आगे जी। अब बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं प्रबुद्ध दर्शकों से भी कहूँगा, निवेदन करूँगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आप लिख के भेजिए। सर उसका उत्तर देंगे और हमारी समय सीमा भी जो हमने सोची हुई थी, उसी समय सीमा में हम ये आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो आपके मन में कोई प्रश्न है, तो ज़रूर भेजिएगा। मैं एक नया प्रश्न सर आपके लेकर आपकी तो सेवा में रख रहा एक हूँ। जी। उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले अगर आप आज्ञा दें, नहीं, तो नहीं सर, मैं एक पेड़ पर एक कविता जरूर अपनी सुनाना चाहूंगा। ये हमारा इधर ही सौभाग्य मैंने होगा सर। लिखी है। बिल्कुल। तो जी, तो मैं किस तरह प्रकृति को देखता हूँ ये बताने जी, के लिए, बिल्कुल। मतलब गौरैया पर भी है और चीजों पर भी है, लेकिन जी, ये बिल्कुल पेड़ वाला आप मैं सुनाइए। सुनाना चाहता हूँ। जी, और मैं सर के इसका बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। सर प्रकृति के ऊपर अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। सर की जो पुस्तकें हैं, मेरी यादों का पहाड़ है, विज्ञाननामा है, मेरी विज्ञान डायरी है, मेरी प्रिय विज्ञान कथाएँ हैं, विज्ञान की दुनिया है, सौरमंडल की सैर है, अद्भुत हैं पुस्तकें। और अभी तो जो नई पुस्तक आई है, कथा कहो यायावर, अद्भुत पुस्तक अ, होगी। और निश्चित रूप से जो शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि आप अपने पुस्तकालय को समृद्ध बनाइए, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए। अगर इस प्रकार बच्चे अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, विज्ञान कथाएँ पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वे सृजन के संस्कार कहीं उनके अंदर आएँगे। तो मेरा निवेदन है और मुझे विश्वास है आप सब स्वीकार करेंगे। आदरणीय कविता के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जी, स्वागत। मेरी जी, इस कविता का शीर्षक है जी, लोक कथा में पेड़। जी, लोक लोक कथा कथा में पेड़। पेड़। जी, जग जगमगाते रोशनी से रोशन और जी, चीखती मोटर कारों के कर्कश शोर से हर पल जीवंत शहर की जी, उस आधुनिक बस्ती में कभी कभी बमुश्किल समय मिलने पर कुछ लोग अपने बच्चों को कभी कभी बमुश्किल समय मिलने पर कुछ जी, लोग अपने बच्चों को एक लोक कथा सुनाते हैं। जी, कहते हैं उनके दादा दादी कहते थे बस्ती के इस चौराहे पर था कभी एक हरा भरा विशाल छतनार पेड़।
उनके दादा दादी कहते थे बस्ती के उस चौराहे पर था कभी एक हरा भरा छतनार पेड़, चिलचिलाती धूप में लोग उसके शीतल छांव में विश्राम करते थे। बारिश में वह सघन पत्तियों से ढका पेड़ लोगों को अपनी शरण देता था। और जानते हो, सुबह शाम कितनी चिड़िया चहचहाती थी उस पर, जी, इतनी कि कोई गिन ही नहीं सकता था। सुबह शाम कितनी चिड़िया चहचहाती उस पर, इतनी जी, कि कोई गिन ही नहीं सकता था उन्हें। दिन जी, भर उस पर गिलहरियां खेला करती थीं, तितलियां, मधुमक्खियां, भौरों, चींटियों और न जाने कितने कीट पतंगों की दुनिया थी वह। जी, और फिर एक दिन जानते हो क्या हुआ? कुछ लोग आए और उन्होंने आरे से रेत कर धराशायी कर दिया वह हरा भरा छतनार पेड़। जी, धड़धड़ाती हुई कुछ मशीनें आई, ढहाती गिराती सब कुछ चौरस करती। फिर उठने लगी वहां सीमेंट कंक्रीट की शानदार इमारतें, और धीरे धीरे शहर की जगमगाती वह आधुनिक बस्ती बन गई। कहते हैं दादा दादी को सदा सपने में दिखता कहते हैं दादा दादी को सदा सपने में दिखता था वह विशाल हरा भरा पेड़, और सपने में ही आती थी उस पर सैकड़ों रंग बिरंगी चहचहाती चिड़िया, तितलियां, मधुमक्खियां, भौरे और तितलियां, गिलहरियां और ना जाने कितनी तरह के कीट पतंग। सपने में मुस्कुराते देखकर दादा दादी को सपने में मुस्कुराते देखकर दादा दादी को हम समझ जाते थे वे उस विशाल पेड़ और उसके बाशिंदों की दुनिया देख रहे हैं। जब तक रहे वे देखते रहे वह सपना। अद्भुत, ये एकदम है। संवेदनाओं को सीधे छूती हुई रचना, बहते हुए शब्द, अद्भुत सर। सीधे संवेदनाओं को छुआ है और टिप्पणी मिली है, बहुत सुंदर कविता। कह रहे हैं संवेदनाओं को छूती हुई कविता, इतनी संवेदनशील प्रकृति, इतना संवेदनशील प्रकृति लेखन, तो अद्भुत, जी, अद्भुत सर। आप अपना प्रश्न पूछिएगा। जी, 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 जी। और श्रोताओं को बाँध कर रखने की कला, एक एक दर्शक लिख रहे हैं कि आपको सुनना, कई किताबों को एक साथ पढ़ना है। आप और इससे पहले एक टिप्पणी आई थी, लिखा था कि आप संपूर्ण पुस्तकालय हैं। जी। अरे अ, ऐसे अगला, ऐसी जी, बात जी। नहीं। अगला अगला प्रश्न सर, कि अपने समकालीन किस बाल साहित्यकार की रचनाओं ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? मुश्किल ये है कि जी। जैसा कि हिंदी और शायद अन्य भाषाओं में भी हो, जी, जी, जी। वर्तमान में जिस तरह से मैं रचनाओं पर ही केवल जो है, जो बातचीत में रचनाओं की ही चर्चा होती है उसमें से, क्योंकि जी, रचनाकारों की चर्चा करने पर एक तो जी, वैसे ही मतलब मैं तो वैसे ही अलग-थलग हूँ, काफ़ी बड़ा जो पाठक वर्ग है वो होते हुए भी काफ़ी लोग मुझे बच्चों का लेखक तो मानते भी नहीं, वैसे भी मतलब बाल साहित्य वाला तो मैं गिनती में नहीं आता हूँ कहीं भी। लेकिन इसीलिए मैं अपने बच्चों का आश्रम जो में प्रेम बैठा है, बच्चों का प्रेम अप आपको मिलता है आदरणीय। अपने बच्चों अपने का प्रेम मिलता है अपने आपको। आश्रम में अपने आश्रम में बैठा चुपचाप काम करता रहता हूँ। जी, इसलिए जी, जी। अगर कुछ नामों की चर्चा की जाएगी तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगी उसमें, लेकिन कुछ जी। पुस्तकों ने, जो रचनाओं ने जी, आप मुझे जी, अच्छी उसी के, लगी। जी, अच्छा, जी, उन्हीं इसमें पे चर्चा इसमें कीजिए। थोड़ा-सा फ़र्क है, मैं आपको बताऊँ। जी, फ़र्क ये है कि एक तो रचनाकार का प्रभावित करना, एक रचना का प्रभावित करना। तो मैं जी, रचना से प्रभावित होने या रचनाकार से, लेकिन मेरा तीसरा रास्ता है, मैं जी, रचना को अच्छा मानता हूँ, मैं रचना का आनंद लेता हूँ, बिल्कुल। लेकिन प्रभावित मैं अपने आस-पास की दुनिया, अपने संबंधों और लोगों और समाज से होता हूँ। प्रभावित मैं जी, केवल उससे होता हूँ, ताकि मैं जी, स्वयं जो है जी, ऑब्ज़र्व करूँ, स्वयं देखूँ, प्रेक्षण करूँ, अनुमान लगाऊँ, ताकि जी, मेरी जो मौलिकता है वो बनी रहे। तो मैं जी। किसी से प्रभावित होकर के वैसा मैंने प्रेमचंद जैसा लिखा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, नहीं, जी, जी, प्रेमचंद की बात पर मुझे याद आया, आप जी, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मान जी, लीजिए प्रेमचंद आज आ जाए, आज जी, ऐसा जी, हो जाए, क्योंकि विज्ञान जी, में बहुत कुछ अद्भुत होता रहता जी, जी, है। जी, एक दिन बिल्कुल। अचानक प्रेमचंद आ गए,
जी, आज इस 21वीं सदी में हमारे सामने प्रेमचंद आ गए, अरे प्रेमचंद। प्रेमचंद आ गए, प्रेमचंद। जी, अब वो एक उपन्यास लिख रहे हैं, जी, वो उपन्यास लिख रहे हैं और ज़ाहिर है उनका प्रिय विषय जो है किसान। जी, आप बताइए क्या वो गोदान लिखेंगे? वो जी, गोदान एक कालखंड का था। जी, जिस बिल्कुल। कालखंड में वो हुए थे, उस जी, कालखंड का जीवंत वर्णन जो है वो वर्णन है उसमें, गोदान। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब वो आज आ गए हैं, तो जी, वो बिल्कुल। जो गोदान आज भी जो गोदान लिखेंगे, गोदान जी, के बजाय उसका पहला तो नाम कुछ और हो जाएगा माना, नाम कुछ और हो और जाएगा, वो बिल्कुल। आज के समय को देखना चाहेंगे, तो जी, वो कहाँ जाएँगे देखिए। बिल्कुल। वो किसानों की स्थिति को देखने के लिए पता लगा कि वो तो विदर्भ चले गए हैं, जी, जहाँ जहाँ हज़ारों लाखों जो है किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वो जी, उनकी तकलीफ़ें, उनके दुःख देखने के लिए चले गए। वो जी, पंजाब चले जा रहे हैं जहाँ पर तमाम लोग जो है किसान जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं क्योंकि ज़मीन उपजाऊ नहीं रही, फसलें बदल गई, धान उगाया जाने लगा, गेहूँ का खेत था वगैरह-वगैरह। तो जी, जो किसानों की उनके कालखंड की जिस समय उन्होंने गोदान लिखा, जी, उस समय में और आज के समय में ठीक जी, वही स्थिति जो उस समय के बच्चे में, बाल जी, साहित्य में और आज के बाल जी, साहित्य में, यही अंतर आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज अपने समय को पढ़िए, आज के जी, बच्चों की दृष्टि से देखिए और आज जी, के समय को पढ़िए क्योंकि अगर आज प्रेमचंद लिखेंगे, तो प्रेमचंद आज के किसानों की कथा लिखेंगे। अगर आप फांस उपन्यास पढ़ रहे हैं संजीव का, साढ़े 3 जी, साल विदर्भ की खाक छान के, लोगों के गाँव में रह के, लोगों के साथ रह कर के, उन्होंने जी, कितनी मेहनत से वो उपन्यास लिखा है फांस, जी, वो आज जी, का उपन्यास है, वो आज के जी, किसान की कथा है, आज जी, के किसान की संघर्ष गाथा है। वो जी, वो फ़र्क हो जाएगा मतलब एक उदाहरण वैसे दे बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही जो है जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम राजा-रानी, परियाँ और सेठ साहूकार, ज़मींदार और वो जी, और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि अक्सर कई बार होता है कि हाथी और चूहा साथ-साथ खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो मन बहलाव हो तो सकता है, लेकिन जी, उससे बच्चा कुछ भी मतलब कुछ कुछ उसका अर्थ नहीं निकाल पाएगा, उसको नहीं निकाल पाता है। जी, जी, उसकी जगह पर अगर आप असली दुनिया देखिए उसकी और उस जी, असली दुनिया की बातें कीजिए, कहानी में जी, कीजिए, कविता में, जी, जी, गीत जी, में, जिसमें भी करेंगे जी, एकदम, जी, जी। तो वो बात बिल्कुल अलग होगी। बच्चे की दुनिया से इसलिए ही जो उठे है हुए विषय हों तो रचना अच्छी बच बनेगी। बच्चे बच्चे की आज की दुनिया को बच्चे की नज़र से देख कर के कि उसकी जी, जिज्ञासाएँ क्या हैं, इसके जी, लिए बेहद ज़रूरी है कि आज के बच्चे के लिए जब आप लिखेंगे, तो मन के आँगन में बच्चों को बुलाना ज़रूरी है। जब आप कलम जी, पकड़ेंगे, कागज़ जी, लेंगे या आप कीबोर्ड पर बैठे हैं, तो पहला काम आपको ये करना होगा कि आप अपने मन के आँगन में पहले बच्चों को तो बुला लीजिए। ज़रा उनकी बिल्कुल। बातें तो सुनिए। थोड़ा जी, जी, उनके साथ बातें तो कीजिए। वो जी, किस भाषा में बातें कर रहे हैं? कहीं ऐसा जी, तो नहीं कि हम जिस भाषा में बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो जी, इसलिए बिल्कुल। थोड़ा उनके साथ संवाद कीजिए। उन जी, बच्चों की छोटी-छोटी जिज्ञासाएँ जो है मेरे म मुझको जैसे अभी आप कह रहे थे कि कथा सुनने जगह-जगह जाता हूँ, वो बच्चे व्हाट्सएप पर मुझे जो है प्रश्न भी जी, पूछते हैं। अभी जैसे बहुत एक बच्ची ने जी, उत्तरकाशी से पूछा, उसने जी, पूछा कि गाय सफ़ेद, काली या भूरी ही क्यों होती हैं? हरी या नीली क्यों नहीं होती? जी, 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 अब जी, आप बताइए, ये भी जी, सवाल हो सकता है बच्चे का। बिल्कुल। एक बच्चे ने पूछा कि हमारे यहाँ कुत्ते के पिल्ले थे, उन पिल्लों जी, की आँखें बंद थी और वो चल फिर जी, नहीं सकते थे। लेकिन जी, आज मैंने देखा कि वो इधर-उधर चल फिर रहे, उनकी जी, आँखों में लेंस कौन फिट कर गया? अब अच्छा। पता लगा उसके जी, दादाजी के लेंस लगा है, उसके पापा के आँख में लेंस लग गया है, तो वो सोच तो रहा है वो लेंस वहीं से लगा के प्रश्न ही आकार देखते दिया हैं। वहीं से तो प्रश्न ने उन आकार लिया। बच्चों को उन बच्चों को वैसे ही जवाब हमें देना जी, जी, पड़ेगा। जी, जी, ये केवल सवाल-जवाब की बात है। लेकिन बिल्कुल। बच्चों की दुनिया वो क्या सोच रहे हैं, वो जी, कितना सोच रहे हैं। जी, बच्चों को हम बिल्कुल अज्ञानी समझ के कभी न चलें। बच्चे जी, बहुत ज्ञानी हैं। बच्चे जी, हमसे ज़्यादा जिज्ञासु हैं। हमारी तमाम जिज्ञासाएँ खत्म हो गई हैं।
हमारी कई जी, जिज्ञासाएं, क्योंकि हमने दुनिया देख ली, लेकिन बच्चों में वो जिज्ञासाएं जीवित हैं। हमें उन जी, जिज्ञासाओं को ध्यान में रख कर के कविता, कहानी या जो भी नाटक या जो भी उन शैलियों में हमें वैसे लिखना चाहिए। जी। तो ऐसी रचना ही बिल्कुल श्रेष्ठ रहेगी जो बच्चों की दुनिया से जुड़ी हुई हो। बिल्कुल आदरणीय ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। आदरणीय अगर इतनी स आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, 1500 से अधिक आपके लेख हैं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में और लगभग 3 दर्जन के करीब लेख पुस्तक। तो 2500 हैं, ये पुरानी अच्छा, जानकारी आपको मिल गई। जी, जी, ढाई जी। हजार करीब तो लेख हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि आदरणीय के 2500 बिल्कुल से बिल्कुल। अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं और 3 दर्जन के करीब उनकी पुस्तकें हैं। मैं सर चाहता हूँ कि इतनी सारी पुस्तकों में से यदि मैं किसी जी, 1 या 2 पुस्तकों को चुनने के लिए कहूँ, जो आपकी राय में आज बाल साहित्य में विज्ञान कथाएँ रचने की प्रेरणा सिद्ध हो जाएँ, तो वे पुस्तकें आपकी कौन-सी होंगी? इसमें पहला उत्तर तो मेरा ये है कि मेरे 4 बच्चे हैं, उनमें से अगर आप पूछे कौन मुझे अधिक प्रिय है, मुझे जी। चारों प्रिय हैं। तो ठीक जी, वैसे ही मुझे निश्चित रूप से अपने आपकी सभी जितनी पुस्तकें पुस्तकें हैं, प्रिय हैं। अगर मैं उनमें से भी अच्छा, कहूँ। जी, और दूसरा जो आपने पूछा कि जैसे विज्ञान रचने के लिए हमें किस तरह वो सोचना चाहिए करके, उसके लिए जी, मेरी एक पुस्तक है विज्ञान नामा। विज्ञान विज्ञाननामा नामा बिल्कुल। में उसके जी, आखिर में मैंने एक चैप्टर ये रखा है, एक अध्याय उसमें है, क्या जी। आप भी विज्ञान लेखक बनेंगे? ये उसमें अच्छा, लिखा ये तो हुआ है। बहुत ही सुंदर, तो बिल्कुल। उसमें कि आप विज्ञान लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जी, उसमें नियम कानून नहीं बताए गए। जी, जी, जी। उसमें ये बताया गया है, क्या आप भी विज्ञान लेखक बनेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और जी, वो जो है उत्तर में मैं जानता हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्यों विज्ञान लेखक बनूँ? तो मूलतः जी, जवाब तो मैं दे रहा हूँ फिर, क्योंकि जी, आप बनना चाहते हैं, तो और मैं बना हुआ हूँ, तो जी, आपने क्यों शुरू किया? तो मैं जी, बताऊँगा आपको कि मैं किस तरह से किताबी कीड़ा बना सबसे पहले। सबसे जी। पहले किताबी कीड़ा ये तो बनना बहुत बड़ा ज़रूरी गुण है। है, बहुत बड़ा जब गुण है। आप जी, अधिक से अधिक किताबें पढ़ेंगे, उसके बाद जी, जब किताबी कीड़ा बनेंगे, तो ऐसे क्रम में मतलब वो चीज़ आती है कि आप कैसे क्या-क्या कर सकते हैं। ये पुस्तक जो है बिल्कुल। पिछले साल ये हिंदी निदेशालय ने इस पर पुरस्कार भी दिया था पिछले साल। जी, तो विज्ञान नामा है। इसके अलावा लेकिन मज़ेदार, जैसे मुझे जबलपुर से बच्चे का फ़ोन आया, तो जी, अंकल अंकल मैं पेज नंबर 59 पर ना वो डायनासोरों के बारे में पढ़ रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा जी। बेटे कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं आपको हाँ, बताऊँगा। हाँ। कहने लगा नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में ना आए, आपने ऐसे लिखा हुआ है, मेरी समझ में सारा आ रहा है। सारा आ रहा ऐसे है। विज्ञान की दुनिया तमाम बच्चे जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बच्चे तो उनको पढ़ते हैं, बच्चे मेरे जी, पाठक हैं, और वही बिल्कुल मेरी पाठक हैं ताकत भी है। बच्चे। जो मुझे लगातार अपनी बातें बताते रहते हैं, फ़ोन करते हैं, वो जी, किसी भी तरह से उनकी बातें मेरे पास आ जाती हैं, उनके पास तक जी, जाता हूँ, उनकी बातें मालूम हो जाती हैं। तो जी। इसलिए जो है ये पुस्तकों में और भी हैं, विज्ञान और हम है, जैसे उसमें विज्ञान कुछ और और अलग तरीके से जी, विज्ञान बारहमासा है। विज्ञान विज्ञान बारहमासा में बारहमासा मेरा बिल्कुल। आप लो वसंत आ गया, यहाँ से शुरू होता है। लो जी, वसंत आ गया, वसंत में जो कुछ एक बच्चा प्रकृति में देख सकता है या एक जी, शिक्षक देख सकता है, वो वो सब कुछ सब है। कुछ उसमें है। कैसे जी, तितली बन रही, प्यूपा लटका हुआ है, कैसे क्या है, कहाँ है सब, ये सब कुछ वो दिखाई देगा उसको। फूल अद्भुत। क्यों खिल रहे हैं, कौन से फूल हैं, उन पे भौरे क्यों आ रहे हैं, कलियाँ कैसे आँखें खोल रही हैं, धीरे-धीरे कैसे कलियाँ जाग गई हैं, क्यों जाग गई हैं, ये सब सारा उसमें आ जाएगा। फिर उसके अद्भुत। बाद ऋतुएँ आती हैं, जाती हैं, तो ऋतुएँ जी, क्यों आ रही हैं? ऋतुएँ जी, इसलिए आ रही हैं कि हमारी धरती हमारी माँ की तरह कमर पर हाथ रख के खड़ी है, थोड़ा-सा जी। 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। वो तो बड़े प्यार अच्छा, से मतलब जो है थोड़ा झुकी है, इसलिए जी, घूमते हुए जो है कभी सीधा सूरज की धूप आ जाती है, कभी वो जी, दूर हो जाते हैं क्योंकि वो लट्टू की तरह से डोल भी रही जी, है, जी, डोलते हुए चल रही है। ये ये चीज़ें सब मतलब पता लगेंगी, उसमें जी, विज्ञान बारहमासा 12 महीने में जो परिवर्तन हो रहे हैं। तो अच्छा, जी, एक चीज़ आपने अच्छा याद दिलाया, जी, ये जी, विज्ञान बारहमासा मैंने उस शैली में लिखी है जी, जैसे इसमें रहे प्रेमेंद्र मित्र बांग्ला में रहे हैं जैसे। जी, उन्होंने घनादा जो है, घनश्याम दास उनके यहाँ एक चरित्र है, वो घनश्याम दास बड़े जोरदार वैज्ञानिक जो है
वो अनुसंधान करते हैं, जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो वो जी। घनादा कहलाते हैं। घनादा उनके यहाँ बड़ा प्रिय मतलब उनका चरित्र है। सत्यजीत रे ने प्रोफेसर शंकु बना। प्रोफेसर जी। शंकु जो है, उनकी तमाम कहानियां संकलित हैं प्रोफेसर शंकु जी। के भीतर। तो उसमें कि विज्ञान की कहानियां वो कैसे बता रहे हैं, जरा उनको पढ़िए तो। इसके अलावा जब एडवेंचर की बात हम कहें, जी। विभूति भूषण बंदोपाध्याय से बड़ा लेखक नहीं मिलेगा आपको। विभूति जी। भूषण बंदोपाध्याय का उपन्यास जो है आरण्यक, जी। जी। आरण्यक बड़ों के लिए माना जाता है, लेकिन जी। उनका एक बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है जी। चांद का पहाड़। चांद का अच्छा। पहाड़ हिंदी में भी उपलब्ध है और छत्तीसगढ़ से छपा है, वही अनुवाद हुआ है उसका। जी। वो अफ्रीका की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन अफ्रीका की पृष्ठभूमि पर होते हुए हमें कितना अपना, एकदम अपना लगता है और अंतरंग लगता है, क्योंकि उन्होंने इतना अध्ययन किया। उन्होंने जी। लिख रखा है कि मैं आपको अफ्रीका क्यों ले जा रहा हूँ और मैंने जी। क्यों लिखा ये उपन्यास। जी। उसमें देखिए एडवेंचर किसे कहते हैं, कि मतलब जी। कोई छोड़ नहीं सकता। उसके जाने 20 संस्करण जो है प्रकाशित हो चुके हैं, कितनी जी। भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। चाँद का पहाड़, वो चौंदेर जी। पहाड़ करके है, चौंदेर जी। जी। पहाड़, जी। वो जी। वो जैसे उपन्यास है। इसके अलावा जो है हिंदी में भी कई लोग जो है विज्ञान को बेस बना के, जैसे अब फिर वही नाम में दिक्कत होती है। मैंने कुछ जी। उपन्यास संयोग से मुझे पढ़ने को मिले, हमारे एक फ़िल्मकार, बाल साहित्यकार हैं रमाशंकर जी, उनका जैसे ये ब्रह्मांड का मानव मैंने पिछली बार पढ़ा था, एक एलियन पर कहानी। वो एलियन को किस तरह से पत्थर समझ रहे हैं, लेकिन वो किस तरह उसकी ज़िंदगी बदल देता है। जी। अभी उनका एक नया उपन्यास आया है, अभी पढ़ना है, लेकिन उसमें जो उन्होंने अपनी फ़ेसबुक में लिखा था उससे पता लगा कि वो जो जी। है पानी की समस्या, कल पानी ही नहीं मिलेगा, पानी दुनिया से खत्म हो रहा है, तो जी। पानी की कैसी त्राहि-त्राहि मच जाएगी, कैसे उसमें होगा, ये लिख रहे हैं जैसे। तो जी। ऐसे जो लोग, या समीर गांगुली हैं, इन्होंने बहुत पहले एक मेला में जैजुइंग की डायरी लिखा था, इतना रहस्य का उपन्यास गज़ब का। और जी। पिछले दिनों उनका कहीं पर मुझे पढ़ने को मिली एक कृषि को विषय लेके, पानी जी। में खेती की जा रही है। इसको जी। आधार बना के एक बहुत ही खूबसूरत बाल उपन्यास उन्होंने लिखा है। जी। जी। वो मुझे तो पांडुलिपि रूप में ही मिल गया पढ़ने को, जी। जी। लेकिन जी। वो सोच एक उस तरह का है। जी। तो इसलिए जो है हम केवल चमगादड़, छिपकली या ये मतलब जो है ये पौधा, जड़ और ये फूल, इसके बजाय भी हम बच्चे की दृष्टि से आस-पास देखें, और बिल्कुल। तमाम चीज़ें, तमाम रहस्य ऐसे हैं जिनमें हमें कहानियाँ मिलेंगी और मिलेंगी। विज्ञान भी मिलेगा। और जी, बिल्कुल। साहित्य के पूरे शरीर में आप जो है विज्ञान विज्ञान को प्रवेश करा दीजिए, बस हो गया। क्योंकि बिल्कुल। कहानी सबसे अच्छी वही लिखेगा जो कहानीकार है। एक जी। एक फ़ायदा है, जी। हिंदी के कहानीकार को सबसे बड़ा लाभ क्या है? वो जी। लाभ ये है कि वो बहुत अच्छी विज्ञान कथाएँ लिख सकते हैं। सिर्फ़ जी। उन्हें इतना सा जानना है कि विज्ञान का केवल इसमें एक एक तार जो है, वो जी। एक अंतः सलिला विज्ञान की हो, बाकी कहानी की बिल्कुल, कला तो उन्हें आती है। कहानी की कला आती है। बिल्कुल। विज्ञान लेखक जो हैं, उनको जी। विज्ञान लिखना सीखना होगा पहले विज्ञान विज्ञान लिखना सीखना नहीं, पड़ेगा। साहित्य। बिल्कुल। विज्ञान लेखक जो है, उनको साहित्य की जानकारी बेहद ज़रूरी है। पहले जी। मुकम्मल कहानी के लिए क्या ज़रूरी है, ये जानना उसे बेहद जानें। ज़रूरी बिल्कुल। है। एक विज्ञान विज्ञान लेखक को पहले साहित्यिक रूप से एक एक जी। कहानी कैसे लिखी जाए, एक कहानी जी। में क्या होना चाहिए, इस बात को बिल्कुल। पहले बहुत ढंग से वो समझ ले, तो अच्छी विज्ञान कथा लिखे। और एक जी। साहित्यकार जब विज्ञान को धीरे से प्रवेश करा देगा एक मुकम्मल, एक खूबसूरत कहानी में, तो वो जी। बहुत अच्छी विज्ञान कथा बनेगी। दुनिया बिल्कुल। के तमाम बड़े-बड़े साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने विज्ञान लिखा है, विज्ञान जी। की कहानियाँ लिखी। उनके जी। अभी इतना समय नहीं है उसमें। जी। ब जी। खुद रवीन्द्रनाथ टैगोर की पहली किताब विज्ञान पर है, विश्व परिचय, उन्होंने लिखा है। जी। जी। विज्ञान एक रहस्य जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब उन्होंने लिखी हुई है। मतलब जी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने 22वीं सदी उपन्यास लिखा, संपूर्णानंद की पृथ्वी जी। से ये वो सप्तऋषि लोग तक कर इन्होंने लिखे।
तो जी। बहुत कुछ है जो लिखा गया है, फिर वही बात आती है विज्ञान और पढ़ना साहित्य जरूर। पर जी। जी। मेरा मेरा लगभग समापन प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक तो ये है कि जी। ये जो विज्ञान, बाल विज्ञान, ये जो कथा साहित्य है, इसको लेकर भविष्य में आपकी क्या योजनाएँ हैं और उभरते बाल साहित्यकारों को आदरणीय आप क्या संदेश या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो संदेश देने की स्थिति में तो मैं कहाँ हूँ, मैंने बताया कि मैं तो नहीं, विद्यार्थी हूँ, आदरणीय मैं आप मैं वास्तव स्वयं में करता एक रहता हूँ पूरा विज्ञान और कथाओं की एक पूरी संस्था हैं आप। आप जो संदेश देंगे नहीं निश्चित रूप से सबका मार्गदर्शन करेगा। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। जी, मैं जो लिख रहा हूँ और भविष्य के लिए जैसे मेरी ये पुस्तक आई है, इसके बाद में जो एक देवीदा चरित्र मैंने गढ़ा था, जिसकी बात जी, मैं विज्ञान बारहमासा में आपको बताना चाह रहा था कि जी, मैंने विज्ञान को सरल भाषा में बताने के लिए मैं क्या करूँ ये सोचता रहा बहुत दिन। जी, तो मुझे लगा कि मैं अक्सर लोग करते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी हैं, डॉक्टर सक्सेना हैं या डॉक्टर एडवर्ड है या ऐसे चरित्र आते हैं और वो विज्ञान की भाषा बोलते हैं। मैंने कहा जी, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों जी, से विज्ञान की भाषा में नहीं बात कर सकता। नई बात तो करेंगे। मैंने जी, एक चरित्र गढ़ा, उसका नाम जी, देवीदा है। वो जी, देवीदा बच्चों के बहुत ही प्रिय है। पूरी जी, सूरज के आंगन में मेरी पुस्तक उसी पर है। सौर जी, मंडल की सैर मेरी पुस्तक उसी पर है। उसमें जी, देवीदा जो है, वो जी, बच्चों के चूँकि दोस्त हैं, वो जी, वैज्ञानिकों के भी दोस्त हैं। वो वेधशालाओं में भी जाते हैं, प्रयोगशालाओं में जाते हैं, वो इंटरनेट भी खंगालते हैं, गूगल को मतलब सर्च करते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। उनके पास बहुत अच्छा अपना पुस्तकालय है। तो जी, ऐसा आदमी जो है, वो बच्चों का दोस्त होने के कारण बच्चों की भाषा में बोलते हैं। जब वो जी, बारिश के बारे में, बादलों के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो आज उसकी बात करते हैं। मेढक गाएँ, जुगनू दीप जलाएँ। मेढक जी, गा रहे हैं और जुगनू दीप जला रहे हैं। भई ये दीप कहाँ से आ गया? ये रोशनी जी, कहाँ से आ गई? ये मेढक क्यों गा रहे हैं इतना और इन्होंने जी, तो पूरी मंडली बैठा रखी है। यहाँ जी, से बात करते हुए तो बच्चे उनके साथ अपना बिल्कुल निश्चिंत होके बड़े ढंग से सवाल भी पूछते हैं उनसे, बीच-बीच में मज़ाक भी होते हैं। कुछ उसमें एक नंदू नटखट बच्चा भी है उसमें, वो जी, छेड़ता रहता है देविता को। उसमें जी, गार्गी एक छोटी-सी बच्ची है, वो अपने बड़े जी, उसके अबोध सवाल करती रहती है। उसमें जी, रजनी भी है जो कि नेत्रहीन है। ये जी, लेखक अपने लिए चुनौती रखता है कि उसको मैं जी, कैसे बताऊँ? मैं जी, उसको पृथ्वी के बारे में बता रहा हूँ, सौरमंडल बता रहा हूँ, तो मैं एक जी, एक नेत्रहीन बच्चे को कैसे बताऊँगा? कैसे तो बता रहा हूँ, ये तो बहुत अपनी महत्वपूर्ण चर्चा परीक्षा है यहाँ पे। जी, ये अपनी परीक्षा करने के लिए लेखक के लिए चुनौती खुद को रहती है इसमें से। जी, तो बिल्कुल। इस तरह से वो करता हूँ। तो जी, भविष्य के लिए मैं एक तो ये चाहता हूँ कि जितनी बातें मैं कह रहा हूँ कि एक जी, बच्चे की जिज्ञासा क्या हो सकती है, मैं उस जी, जिज्ञासा को आधार बनाकर एक जी, पुस्तक ज़रूर लिखना चाहता हूँ, ताकि जी। बच्चे उसको पढ़ें तो उन्हें लगे कि यही तो चाहिए था, हमें तो यही जी, पुस्तक चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसमें उनकी सारी बातें, जी, उनके जो कुछ दिमाग में आता है, जो जिज्ञासाएँ हैं, वो जी, जिज्ञासाएँ खाली वो लेख की तरह नहीं, वो बच्चा पढ़े और उसको लगे कि मेरे पास ही रहे ये यार, मैं जो जानना चाहता हूँ वो तो सब इससे पता वो लग सब रहा है। इसके अंदर है। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, वो इसके अंदर है, उसमें पूरी जी, प्रकृति हो, उसमें सब कुछ होगा मतलब इस तरह से एक एक मन में है ऐसे। जी, जी, दूसरा ये बिल्कुल। जो देविदा कह रहा हूँ, देविदा से संबंधित जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं, वो जी, भी मैं एक पुस्तक रूप में देविदा वाले ही उसमें होंगे, जो कि जी, देविदा के साथ बच्चे भागते, दौड़ते, बातें करते हुए, वो जी, उसमें ज्ञान की बातें सीख रहे हैं, ठीक है। उसमें जान रहे हैं वो सब। जी, जी, वो चीज़ है। इसके आदरणीय अलावा जी, मेरी एक जी, प्रसिद्ध और बड़ी पॉपुलर, बड़ी लोकप्रिय किताब रही है, फसलें कहे कहानी। वो बिल्कुल, बहुत पुरानी बिल्कुल। हो गई है अब, तो अब जी, मैं फसलों की कहानी नए सिरे से लिखना चाहता हूँ। तो जी, इसलिए वो भी मेरे मन में है कि मैं भविष्य की इसको योजना है। लिखूँ जी, करके। जी, जी, तो बिल्कुल, अभी अभी इस तरह की योजनाएँ हैं और बिल्कुल। जो आपने नहीं, बताया कि निस्संदेह जो ये जिसको योजनाएँ जो आदरणीय फलित होंगी संदेश बिल्कुल। तो जी, संदेश तो मैं उसको क्या कहूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि अपने नई पीढ़ी से, अपने साथियों से
ये कहना चाहता हूँ कि आदत ये डालिए कि अपने अग्रजों को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, देखें कि वो बिल्कुल। क्या लिख गए हैं। आप जी, नया रास्ता केवल तब बना पाएँगे जब आप जी, पुराना पढ़ेंगे। आप बिल्कुल। पुराना पढ़ेंगे, इसके लिए आपको बहुपठित होना ज़रूरी है। आप जितना जी, अधिक पढ़ेंगे, उसमें से आपको लगेगा कि ये तो लिखा जा चुका है, अब जी, मैं ये लिखूँ, तो जो चीज़ आएगी वो बिल्कुल नई आएगी उसमें से। नहीं आई। इसलिए बहुपठित और बहुश्रुत आप सुनिए भी उतना, जी, और जी, इसलिए जो है अपने जो अपने समकालीन लिख रहे हैं और जो जी, पहले लिखा जा चुका है, उसको जी, बहुत गौर से पढ़िए। ऐसा जी, नहीं होता कि आपने 3 लेख 4 लेख लिखे और अचानक जो है ये हो गया कि अब तो हो गया, हमने सब कुछ देख लिया। जी, जी, ये जी, इतनी बिल्कुल। बड़ी दुनिया है, जी, हज़ारों चीज़ें, लाखों करोड़ों चीज़ें इसमें हैं, हम जान ही नहीं सकते। जितना बिल्कुल। ही ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करें, मुझे आज लगता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता, इतना कुछ है, इतना सब कुछ, और मैं तो इससे वंचित हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है कहीं। ये स्थिति तब आएगी जब हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे, और बिल्कुल, आप हर बार कुछ नया देने की कोशिश कीजिए। एक बिल्कुल। मतलब मौलिकता एक हो उसके अंदर। ढर्रे पर एक रूढ़ि बनी हुई है, उसी पर आप भी कर रहे हैं, तो लोग उसको पहचानेंगे नहीं। आप बिल्कुल। ऐसा कुछ नया कीजिए जी, कि उसको लोग पहचाने, मतलब उसको वो जी, कहें कि देखो ये कितनी चीज़ आई। मैं एक दिन वो बिल्कुल। बालहंस में, वो थे मनोहर वर्मा जी, वो जी, जानवरों का इंटरव्यू देते थे। वो इतने जी, मज़ेदार थे कि मैं ढूँढ-ढूँढ के पढ़ा करता था। अब जी, बड़े जी, अवस्था में, मैं जी, उनकी पुस्तक अगर मिल जाए तो मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, जिसमें जी, जानवरों के इंटरव्यू हैं उनके। जी, वो कितने मज़ेदार ढंग से इंटरव्यू लिए जा जी, रहे हैं और उनकी जी, सारी जानकारी मिल रही है। वो जी, एक बिल्कुल। अद्भुत तरीका था उनका। जी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और उस समय की जो पत्रिकाएँ थी सारी, नंदन, पराग और बाल भारती और ये सब के सब, बहुत, बहुत ही अच्छा बाल साहित्य छाप रहे थे, जी, जी, प्रकाशित कर रहे थे। तो हम लोग इस अर्थ में सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना सब कुछ था उस समय। बिल्कुल। लेकिन आज जी, भी कोई दिक्कत नहीं, आज सिर्फ़ एक मुश्किल ये है कि फ़ेसबुक में लेखक स्वयं ही संपादक भी बना हुआ जी, जी, है। जी, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी ये मत सोचिए। मेरी जी, ये पुस्तक भी आई है, मेरी जी, एक नई, मेरे बचपन का सारा वर्णन, मेरी यादों का पहाड़ मेरी पुस्तक है, और जी, नेशनल बिल्कुल। बुक ट्रस्ट से छपी है और काफ़ी जी, लोकप्रिय है। जी, उसका आगे का मैंने लिखा है, जो मेरे पूरे रिटायरमेंट तक के जीवन की कहानी है, संघर्ष है पूरा। एक महानगर जी, में गाँव का बच्चा आता है, वो क्या संघर्ष उसको करना क्या पड़ता है, संघर्ष इस करते बारे में हैं। है। जी, जी, तो जी, छूटा पीछे पहाड़ उसका नाम है, और वो जी, जी, जल्दी ही छप रही है। तो जी, उसमें मैंने सब कुछ, मतलब जैसे बताया हुआ, सारी जी, चीज़ उसमें उसमें रखी हुई है। इसके जी, अलावा इसके अलावा ये पुस्तकें तो दिमाग में हैं इस तरह से, जी, लेकिन इसके अलावा भी मैं बीच-बीच में, जैसे कविताएँ हैं, अभी मैंने हिरोशिमा पर, अभी 6 तारीख को हिरोशिमा पर एटम बम फूटा था, तो मैंने वो कविता लिखी है, अगर मेरे फ़ेसबुक में आप देखेंगे तो। जी, बिल्कुल। फ़ेसबुक इसलिए कह रहा हूँ, फ़ेसबुक में आपका कोई संपादक नहीं, जी, तो हम बेकाबू होकर के लिख जाते हैं, जो मन जी, आया सो लिख दिया। बिल्कुल। हमें सबसे बड़ा लाभ ये मिला अपने जीवन में, लेखन यात्रा में, कि जी, हमें माली की तरह से हमारे लेखन को ग्रूम किया डॉक्टर धनबीर भारती ने, मनोज श्याम जोशी जी ने, नारायण जी, दत्त जी ने, मंगलेश डबराल जी ने, या जी, मतलब जो है ये जयप्रकाश भारती जी ने, डॉक्टर हरकृष्ण देव सरे ने, ये सब बड़े संपादक थे, जो बड़े संपादक। लेखन को बिना हमें बताए भी जिस रूप में हम भेज रहे हैं, जिस रूप में आ रहा है, एक-एक जी, शब्द को देख के पढ़ते थे कि कैसे तराश दिया गया है, जी, कैसे बिल्कुल। हमारे लेख में जान आ गई। जी, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ाएँ, आप जी, संकोच न करें। मैं बिल्कुल। ये जो छूटा पीछे पहाड़ कह रहा हूँ, मैं कम से कम 6-7 लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उन लोगों जी, को मैं भेज के पढ़ा चुका हूँ, उनकी राय ले चुका हूँ। उनसे जी, प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इसकी कमियाँ बताइए, इसमें अच्छा जी, क्या है वो बिल्कुल। तो फिर भी जी, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। अद्भुत लेकिन सर, अद्भुत। कहाँ ये ड्रैग कर रहा है, कहाँ कोई जी, घटना ऐसी ना होती तो भी किताब में अच्छा रहता, ये सब मुझे जी, बता दी। तो 5-7 लोगों की नज़र से निकल के जी, आएगी और आ जी, चुकी है, तो मेरे जी, पास अब
ये है कि इसमें से मैं क्या मानूं क्या न मानूं, वो मेरा जी, निर्णय है। जी, जी। लेकिन आप जो कुछ इसीलिए भी लिख रहे हैं, वो कम जी, से कम 2-4 लोगों को ज़रूर सुनाइए। ज़रूर देखिए, पढ़ना है। बच्चों के लिए बिल्कुल। लिख रहे हैं तो 4-6 बच्चों को सुनाइए ना। जी, बच्चे जी, उस पर बिल्कुल, अपनी राय बिल्कुल। देंगे। इसमें जी, इसमें बच्चे जब राय देंगे, तो जी, वो बिल्कुल सही राय होगी। वो बिल्कुल, बताएँगे बिल्कुल, कि इसमें हमको कैसा बिल्कुल, वो लग रहा है। हृदय से सलाह तो देंगे बिल्कुल। हाँ, तो आदरणीय इसलिए आप इसीलिए जी, अगर हम सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, तो जी, हमारे अंदर ये अनुशासन और ये संयम होना चाहिए कि हम इसमें एक तो फालतू नहीं लिखेंगे, और जी, साथ ही हम अपनी रचना को इस पर डालने से पूर्व 2-4 लोगों को पढ़ा लेंगे, उस पर 2-4 राय ले। ये इसका बहुत लाभ अच्छी हो, सलाह है, इसका आज नहीं बहुत अच्छी पता सलाह। लगेगा, लेकिन जी, ये 5 साल बाद आप मुझे याद करेंगे, यार वो ठीक ही कहते थे, ऐसा जी, वो उन्होंने ठीक कहा करके ना, ये बाद में जाके पता लगता है, अभी नहीं लगता है। उसका जी, लाभ हो, जी, क्योंकि उसमें समीक्षा हो जाएगी। जी, उसमें एक आलोचक, एक समीक्षक की बिल्कुल, दृष्टि से आपकी जी, रचना निकलेगी, वो मुकम्मल होगी, वो अच्छी होगी। बिल्कुल। जी, आदरणीय आप इसीलिए बहुत विज्ञान धन्यवाद। ऋषि हैं। आप इसीलिए विज्ञान ना ऋषि हैं। ऋषि इसीलिए ना मैंने ऋषि कहा को था कि एक साहित्यिक अनुशीलन का प्रतीक बन चुके हैं आप। मैंने इसीलिए कहा था। समापन प्रश्न क्या मैं आशीर्वाद चाह रहा हूँ। हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी समूह के लिए संयोजक डॉक्टर ऋषि शर्मा जी हैं। बहुत अच्छा संयोजन उनका रहता है। इस प्रकार के आयोजन उनकी परिकल्पना है और त्रिलोक जी जुड़े हुए हैं। त्रिलोक जी का बहुत सहयोग रहता है। सच्चे साहित्य साधक के रूप में मुझे दिखाई देते हैं। मंजरी जी हैं, बाल साहित्य में एक अपना उनका नाम है। मैं चाहता हूँ कि इस हिंदगी परिवार को आपकी ओर से आशीर्वाद मिले। मैं अत्यंत आभारी हूँ, और मैं हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी इस मंच को जो है प्रणाम करता हूँ, और साथ ही इस बात की सराहना करता हूँ कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए, बाल साहित्य के प्रसार के लिए, अन्य हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं को में भी हिंदी में लेखन को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी जो है, ये मंच इस काम को कर रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों ने आज इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, और ऋषि, मैं तो केवल डॉक्टर ऋषि को ही मानता हूँ, और उन ऋषिवत डॉक्टर ऋषि को भी मैं प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। आयोजन उनकी ओर से है। जी, और जी। आपको और त्रिलोक जी को, डॉक्टर ऋषि को, और भी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, मैं सभी को जो है धन्यवाद भी देता हूँ, और ये अवसर मुझे देने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। अभिभूत हैं सर। हिंदी की परिवार अभिभूत है, मैं स्वयं अभिभूत हूँ और निश्चित रूप से 2 घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चला है और आप ज्ञान गंगा में हम गोते लगाते रहे। बहुत-बहुत आभार। आपने बहुत बारीकी से बताया कि कैसे विज्ञान कथा साहित्य रचा जाए, कैसे बच्चों की दुनिया से जोड़ा जाए, विषय कैसे होने चाहिए। किस्सा गोई पर आपने जो कहानी सुनाई अद्भुत थी और मुझे विश्वास है कि जब आप जाते होंगे और बच्चों को सुनाते होंगे, बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रह जाते होंगे और इस प्रकार के आयोजनों का मैं आह्वान कर रहा हूँ अपने शिक्षक साथियों से कि इस प्रकार का आयोजन करवाएँ और किस्सा गोई होनी चाहिए। बच्चों के अंदर वो साहित्य के संस्कार आने चाहिए क्योंकि साहित्य के संस्कार आएँगे, बच्चा सामाजिक सरोकारों से जुड़ेगा, बच्चा संवेदना से जुड़ेगा, बच्चा सौहार्द से जुड़ेगा, बच्चा स्नेहिलता से जुड़ेगा, बच्चा हित चिंतन की भावना से जुड़ेगा, बच्चा त्याग से जुड़ेगा, बच्चा युगानुकूल सोचेगा। साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब दर्शकों का कि आप सब जुड़े, आपने इतना समय दिया और हमारा ये साक्षात्कार आपने सुना। प्रबुद्ध दर्शक गणों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही हृदय जी, से आभार प्रकट करता हूँ पुनः आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी का कि जी, जिन्होंने अमूल्य समय नमस्कार। दिया और हम मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हिंदगी हिंदी है जिंदगी।